के अंदर दो तरह से काम होता है, पुट और कॉल। इसको मैं आगे डिटेल में बात करूंगा तो वो आपको यहाँ पे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे हम बात करते हैं कि क्यों किसी एफपीओ या किसान को एनसीडीज जैसे प्लेटफॉर्म पर या फ्यूचर्स मार्केट में काम करने की जरूरत है या काम करना चाहिए। तो ये स्क्रीन पर अगर हम किसी भी कॉमोडिटी के लिए देखें, जैसे यहाँ पे हमने प्लॉट, यही प्लॉट अगर आप किसी भी कॉमोडिटी का बनाए, सोयाबीन का, मस्टर्ड का, कपासिया खल का, कपास का, तो ये एक जनरल जो पैटर्न है सीजनैलिटी की वजह से, क्योंकि जैसे ही क्रॉप का अराइवल मार्केट में होना शुरू होगा, सप्लाई इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। हमारे जो ज्यादातर किसान है, 60-70% किसान अपनी कमोडिटी को मार्केट में बेच देते हैं, मंडियों में ले आते हैं, क्योंकि उनको अगले सीजन की क्रॉप लगानी है। तो जैसे ही इतना सारा अराइवल मार्केट में होता है तो उस टाइम पे प्राइस नीचे नीचे गिरते हैं। तो जैसा इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लू वाला हिस्सा है ये दिखाता है कि जब क्रॉप की प्री हार्वेस्टिंग का टाइम या सोइंग का टाइम है, और जो ये ऑरेंज वाला जो बार है ये दिखा रहा है कि अराइवल के मंथ। तो जैसे मेज में अगर हम देखें तो जून से लेके सितंबर वाला वो टाइम रहता है जब फसल की बुआई हो रही होती है या प्री हार्वेस्टिंग का टाइम होता है या फसल बढ़ रही होती है। लेकिन जैसे ही सितंबर के बाद से कटाई शुरू होती है, 2-3 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो उस टाइम पे अराइवल ज्यादा होता है। तो हमेशा इस टाइम पर जनरली मार्केट में रेट नीचे गिरने लगते हैं। तो ये पैटर्न हमेशा हमको देखने को मिलता है। तो ये जो अब जब हमको अब किसान को या एफपीओ को पता ही है कि हमको तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मेज को बेचना ही है, लंबे टाइम में स्टोर करेंगे नहीं, और आमतौर पर 2 से 3 महीने में किसान को रेट भी दिलवाना है क्योंकि उनको पैसे की तुरंत जरूरत है। तो अगर जब हमको पता है कि रेट नीचे जाने वाला है, तो क्यों ना जब यहाँ पे रेट ऊपर दिख रहा था तो यहाँ पे ही रेट को लॉक कर लिया जाए। ये ऊपर के भाव को लॉक करने का जो हेल्प है वो एनसीडीएस के फ्यूचर्स के थ्रू हो जाती है। यानी कि अगर जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें 2016 का, तो अगर कोई मान लीजिए देवास का एफपीओ है जो मक्का की फसल लगा रहे थे, उन्होंने मक्का की फसल लगाते ही टाइम देखा कि एनसीडीएस में मान लीजिए भाव चल रहा था उस टाइम 1700 रुपए का। तो अगर उनको क्या पता था कि ये तो जब सप्लाई आना शुरू होगा, हार्वेस्टिंग होगी, तो ये रेट 1300 के आसपास चले जाएगा। तो क्यों ना जब आज 1700 का एनसीडीएस पे हमको ऑफर हो रहा है तो 1700 का अभी से लॉक करके चले। तो वो 1700 का रेट आज जून के महीने में ही जब बुआई करने जा रहे थे तभी लॉक करके चल सकते हैं। अब सितंबर का महीना आने पर या अक्टूबर का महीना आने पर भाव भले ही कितना नीचे गिरे, उनका तो 1700 पर ही बिकेगा। तो ये एफपीओ के लिए एक बड़ा एडवांटेज है कि जो नीचे जाने वाला रिस्क है, जो प्राइस के नीचे गिरने की अनसर्टेनिटी है, इससे वो बच सकते हैं। ओके ओके जी। तो यही पैटर्न जैसे हम सोयाबीन में देखें तो सोयाबीन का जो मार्केट में अराइवल का टाइम होता है वो सितंबर के आखिरी वीक और अक्टूबर के टाइम से शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हर सीजन में, यानी कि जो अलग अलग महीनों के चार्ट देखे हैं, जैसे ये सबसे जो नीचे वाली लाइनें दिखा रही है 2016-17 वाला, फिर जो ये मैरून कलर की लाइन है ये 17-18, तो हर अलग अलग साल का अगर हम चार्ट प्लॉट करते हैं तो हमको यही मिलता है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम पर रेट नीचे की तरफ गिर रहे हैं। ये प्राइस हमेशा हर साल में नीचे की तरफ गिरा है इन 2-3 महीनों में। और बाकी जैसे ही मार्केट में अब सप्लाई खत्म होती है, किसान लाना बंद करते हैं, तो वापस प्राइस फिर ऊपर की तरफ जाने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो नीचे जाने वाला पैटर्न है इससे हमको बचना है या एफपीओ को बचना है, तो उसके लिए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का यूज किया जा सकता है। तो जो एनसीडीएस का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसके जरिए एफपीओ अपनी फसल को बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। जैसे आप सोयाबीन इकट्ठा कर रहे हैं तो वो बेचेंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन कपासिया खल जैसी फसल की खरीदी करनी है तो वो खरीदी भी कर सकते हैं। तो जैसे अभी अगर हम बहुत हाल फिलहाल का एग्जांपल देखें, तो जो जैसे आपने डोमिनोज पिज्जा का नाम सुना ही है, तो किसका? डोमिनोज पिज्जा डोमियो, हाँ। जी। तो जो डोमिनोज पिज्जा है वो नीचे का जो बेस बनाता है वो गेहूं का बेस होता है उनका। ओके, हाँ हाँ। तो गेहूं का जो नीचे का बेस होता है, फरवरी के टाइम पर जैसे ही वो रशिया यूक्रेन वाला वॉर शुरू हुआ तो गेहूं के प्राइस बहुत तेज बढ़ने लगे, क्योंकि रशिया और यूक्रेन गेहूं के सबसे बड़े प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। तो जब उन दो कंट्री के बीच में वॉर हुआ तो यानी कि गेहूं की सप्लाई यानी बंद हो गई, क्योंकि वहां तो वॉर चल रहा था। तो जो भी वहां से सी से जो भी वहां पे ट्रांसपोर्ट होता है या एयरवे के थ्रू जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो सब में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, वो रुक गए। तो सप्लाई मार्केट में जैसी बंद हुई तो गेहूं के भाव बहुत ऊपर जाने लगे। लेकिन डोमिनोज को तो पिज्जा बनाना था, आज फरवरी के महीने भी बनाना था, मार्च में भी, अप्रैल में भी, हर आगे के महीनों में बनाते जाना था। तो उनको क्या डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जब हम अगले महीनों में बनाएं तो गेहूं का प्राइस इतना ऊंचा हो जाए कि हमारी रॉ मटेरियल की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो डोमिनोज ने क्या किया,
उनको ये पता था फरवरी 2022 में कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में तो रेट काफी ऊपर रह सकता है इंटरनेशनल कंडीशन को देखते हुए और हमारे देश की कंडीशन को देखते हुए। और इंडिया में भी इस बार गेहूं का जो प्रोडक्शन आया था वो कहीं ना कहीं कम हो गया था, कम हो गया ज्यादा था। ठंड पड़ने की वजह से। हम्म। तो ये इस बार सप्लाई कम थी तो रेट और ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने क्या करा, एक्सचेंज के जरिए, फ्यूचर्स मार्केट के जरिए अपने रेट को लॉक कर दिया। उन्होंने बोला कि एनसीडीएक्स पर क्या रेट है अप्रैल का, मई का, जून का, तो उन्होंने अगले अगले आने वाले मंथ के लिए रेट को फरवरी में ही लॉक कर दिया। अब मान लीजिए उन्होंने फरवरी में, एक एग्जांपल के लिए लेते हैं कि 2300 का रेट अगर लॉक किया, तो उनको आगे आने वाले महीनों में 2300 का ही गेहूं हमेशा वो खरीदते रहे। तो इससे क्या हुआ, उनकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट स्टेबलाइज हो गई। उनको अपना जो प्रोडक्ट पिज्जा फाइनल बन के आता था उसका प्राइस नहीं बढ़ाना पड़ा, क्योंकि अगर उसका प्राइस बढ़ा दे तो उनकी सेल्स डिक्रीज हो जाती। तो उन्होंने रॉ मटेरियल की कॉस्ट को मैनेज करके फ्यूचर्स मार्केट के जरिए अपने रेट को पहले से लॉक करके इस तरह की अनसर्टेनिटी का सामना किया। तो उसी तरह से जो एफपीओज हैं या फार्मर्स हैं, वो भी, कंपनी ने तो फसल को खरीदने के लिए अपनी फ्यूचर्स मार्केट का यूज किया। किसान या एफपीओ फसल को बेचने के लिए भी ये काम कर सकते हैं। या मान लीजिए कोई एफपीओ है जो कि सरसों का तेल बनाने के लिए प्रोसेसिंग प्लांट लगा रहे हैं। अब मुझे पता नहीं है कि हमेशा सरसों एक ही रेट पर मिलता रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट में कुछ ऐसी कंडीशन ऐसी हुई कि उसका रॉ मटेरियल ही इतना महंगा हो गया, तो उसको अपने सरसों के तेल का प्राइस भी बहुत तेज बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो अपना प्राइस इतना तेज बढ़ाता है तो मार्केट में जो कॉम्पिटिटर हैं, लोग उनका प्रोडक्ट लेना शुरू कर देंगे, तो उनकी सेल्स कम होने लगेगी। में पूछा था एक मिनट। जी। जीरा नहीं, हाँ जीरा नहीं है, जीरा होगा। ठीक। हाँ हाँ बोलो। जी। तो इस तरह से एफपीओ भी अपने प्राइस को, जो प्राइस का रिस्क है, इसको मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो बेचने की बात हो या खरीदने की बात हो। तो एनसीडीएक्स के फ्यूचर्स मार्केट के जरिए फ्यूचर की एक डिसाइडेड तारीख के लिए आप अभी से रेट को लॉक करके चल सकते हैं। यहाँ तक कि जब एफपीओ ने या किसान ने अपनी फसल की बुआई नहीं करी है, जैसे मैं अभी आज का एग्जांपल लूं, तो अभी बुआई शुरू होने वाली है, तो कुछ किसान गेहूं की फसल लगाएंगे, कुछ चना की फसल लगाएंगे, कुछ के एरिया में अगर धनिया होता है तो धनिया लगाएंगे, तो इस तरह से मस्टर्ड लगाएंगे, तो सब अलग अलग फसल लगा रहे हैं। तो आमतौर पर किसान क्या देख रहे हैं कि पिछले साल क्या भाव मिला था। जैसे उन्होंने देखा कि गेहूं का भाव तो बहुत अच्छा रहा था, तो आमतौर पर वो क्या कर देंगे, ज्यादातर लोग गेहूं की फसल लगा देंगे। और इस बार अगर वो गेहूं की फसल लगाते हैं तो इस बार इतना ज्यादा, मान लीजिए यही ज्यादातर किसानों ने गेहूं 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 सबने लगा दिया, तो इतना ज्यादा गेहूं का प्रोडक्शन हो जाएगा कि उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी और फिर से रेट नीचे आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं कॉब वेब, मतलब एक वो मकर जाल में फंसे रह जाते हैं कि एक बार भाव ऊपर था उसको देख के इस बार लगाया, लेकिन सप्लाई इस बार बढ़ गई तो भाव नीचे आ गया, फिर भाव इस बार नीचे रहा तो लोगों ने नहीं लगाया, और अगले सीजन में उसकी मार्केट में सप्लाई कम हो गई तो फिर से भाव ऊपर बढ़ गया। तो इस समस्या से बचने के लिए भी वो क्या कर सकते हैं, फ्यूचर्स मार्केट का यूज कर सकते हैं। यानी कि वो गेहूं का रेट देखें एनसीडीएक्स पर, धनिया का देखें, मस्टर्ड का देखें, जो भी उनके एरिया में फसल हो सकती है, और रबी में एनसीडीएक्स में काम हो रहा है, तो उन 5-6 फसलों में से देख सकते हैं कि एनसीडीएक्स क्या क्या रेट ऑफर कर रहा है फरवरी या मार्च महीने के लिए, जब हमारी फसल की कटाई हो सकती है। तो उन्होंने देखा कि गेहूं का रेट तो 2100 है, धनिया का रेट 12,000 है, और मस्टर्ड का रेट 6,000 है। अगर हम पर क्विंटल का फायदा निकालते हैं तो मान लीजिए उनको लगता है कि पर क्विंटल के हिसाब से तो हमको लग रहा है कि धनिया में ज्यादा फायदा मिल रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, धनिया की इस बार बुआई कर लेंगे, क्योंकि रेट तो वो पहले से लॉक कर चुके हैं। अब मार्केट में कितना भी रेट हो, कुछ भी हो, उनका तो रेट ऑलरेडी लॉक है। उन्होंने धनिया की फसल को बोया और एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म के जरिए धनिया में काम कर लिया। तो ये जो उनका रिस्क है कि एक रेट नहीं मिलता है या मार्केट में रेट कैसा ऊपर नीचे होगा, तो वो सब उनका खत्म हो गया। तो वो बुआई से पहले ही अपने जो बाद का प्राइस का रिस्क है उसको खत्म कर चुके हैं। ओके। जैसे गेहूं की बात जैसे तुमने की, तो गेहूं का रेट मान लो, मतलब आज की तारीख में मुझे वो करना है ना। आज मान लो गेहूं का जो है प्राइस जो है 1900 रुपए चल रहा है, ठीक है, 1925 या जो भी चल रहा है। सर यहाँ पे भी ना दो चीजें, दो प्राइस है। एक तो प्राइस चल रहा है आज का, मतलब आसपास देवास के मार्केट का, इंदौर के मार्केट का, आसपास का, इसको बोला जा रहा है स्पॉट का रेट क्या चल रहा है। और एक रेट चल रहा है फ्यूचर्स का। फ्यूचर, तो स्पॉट का रेट और फ्यूचर्स का रेट दो अलग अलग रेट हैं, जो कि अलग अलग होते हैं, हो सकते हैं बराबर भी हो सकते हैं। ओके ओके जी ठीक है। तो वो फ्यूचर का रेट वो देखेंगे, वाला रेट लेते हैं। हाँ फ्यूचर का रेट देखेंगे, आज स्पॉट वाला देखेंगे और फ्यूचर वाला देखेंगे। दोनों में से मान लो मुझे मान लो स्पॉट वाला समझ में आता है कि भाई आज 1925 रुपए है जी, और
तो मैं फ्यूचर के लिए मान लो फरवरी वगैरह के लिए मैं 1950 रुपए में वो कर सकता हूँ, है ना? जी तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आपके पास अगर फसल है, आपको लगता है कि एक महीने बाद तो काफी अच्छा प्राइस दिख रहा है एनसीडीएक्स पर, अभी स्पॉट में तो अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन एक महीने बाद का रेट तो काफी अच्छा दिख रहा है, तो आप तो आप एफपीओ में मतलब अगले कितने महीनों के लिए आपका फ्यूचर में दिखता है? सर आमतौर पर 5 महीने के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल रहते हैं। अच्छा, 5 महीने के लिए जो आप बोल रहे हो कि 5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल, मतलब 5 महीने के रेट आप दिखाते हो, है ना? जी जी जी। तो तो ये वो जो आप रेट, देखिएगा कि मैंने पिछले साल तो 1925 रुपए में बेचा था। ये तो बता रहे हैं कि फरवरी में ये 1930 रुपए में खरीदेंगे, तो मैं वो बेच देता हूँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल और अभी से अगर रेट लॉक कर देंगे। लेकिन अगर मेरी फसल खराब हो गई तो? हाँ सर, उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए फरवरी का महीना आने तक मेरी फसल, जैसे मैंने आज बुआई करी, मुझे 10 दिन बाद ही लगा कि मेरी तो फसल की बुआई के बाद ये तो कुछ फसल ही नहीं आ रही है, अभी इतनी सारी बारिश हो गई है, तो हम्म, एफपीओ क्या करेगा, 10 दिन बाद एनसीडीएक्स में अपनी पोजीशन को काट के इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाएगा। तो वो पोजीशन काटने का क्या मतलब है, बस मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। ओके। तो एफपीओ इससे बाहर भी निकल सकते हैं, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि एक बार इसमें एंटर हो गए तो बाहर नहीं हो सकते, एक बार ओके। एंटर हो गए तो आपके लिए एग्जिट का रास्ता भी अवेलेबल है, ये जरूरी नहीं है कि आप एनसीडीएस पे फसल को जमा ही करें। ओके, ठीक है। जी। तो अगर हम जैसे बात करें कि एनसीडीएक्स का, या जैसे इंडिया के अंदर एनसीडीएक्स है जो कि एग्रीकल्चर कमोडिटी के फ्यूचर मार्केट में काम कर रहा है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पर, तो इंटरनेशनल लेवल पर जो इस तरह के वायदा बाजार हैं, उसमें सबसे मेन बाजार है सीबॉट, शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, जो कि यूएसए का या पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा वायदा बाजार है। और इंडिया के अंदर अगर हम जैसे बात करें, कुछ कुछ कमोडिटी में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इंडिया की कंपनी है एमसीएक्स नाम से, तो वो भी वायदा बाजार में काम करती है। तो कोई भी वायदा बाजार का जो सबसे पहला काम है वो है प्राइस डिस्कवरी, मूल्य की खोज। तो क्योंकि एनसीडीएक्स पे जो रेट आ रहे हैं वो बायर और सेलर डिसाइड कर रहे हैं। जैसे आज एक एफपीओ ने बोली लगाई कि मुझे एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पर 1950 रुपए में फरवरी में अपना गेहूं बेचना है, तो ये एफपीओ की बोली लगी हुई है देवास के। एक एफपीओ जो था इंदौर से, उन्होंने बोली लगाई। एक एफपीओ था छिंदवाड़ा से, उन्होंने बोली लगाई। तो सबकी बोलियां लगी हुई हैं बेचने वालों की, इसी तरह से सामने खरीदने वालों की बोली लगी हुई है। तो जैसे जैसे वो बोली बराबर होते जा रही है, तो एनसीडीएक्स पे वो रेट आते जा रहे हैं। तो यानी कि मूल्य की खोज एक तो पारदर्शी तरीके से हो रही है, दूसरा बायर और सेलर वो लोग हैं जो कि रेट को डिसाइड कर रहे हैं। ओके। तो बायर और सेलर रेगुलरली रेट क्या रहेगा मार्केट में, उसके लिए मेजर रोल प्ले करते हैं। ओके। ओके। फिर दूसरा काम है मूल्य जोखिम प्रबंधन। जैसा मैंने बताया कि मार्केट में क्योंकि रेट लगातार बदलता रहता है, तो कोई भी कंपनी हो, जैसे डोमिनोज पिज्जा की हमने बात करी कि उसके सामने बहुत बड़ा रिस्क था कि उनको गेहूं को 2800 का ना खरीदना पड़ जाए, रॉ मटेरियल की कॉस्ट उनके लिए ज्यादा ना हो जाए। इसी तरह से एफपीओ के लिए रिस्क है कि जो गेहूं आज से अगर हम रेट लॉक करते 2200 का बिक सकता था, वो ऐसा ना हो कि 1900 का बिके। तो ये जो प्राइस का रिस्क है, इसको मैनेज भी इस वायदा बाजार के जरिए किया जा सकता है। ओके। और तीसरा मेन काम है मूल्य का प्रसार करना, यानी कि प्राइस को डिसेमिनेट करना लोगों तक। तो प्राइस का डिसेमिनेशन, जैसा मैंने आपको दिखाया कि एनसीडीएक्स की वेबसाइट के थ्रू कोई भी एफपीओ, कोई भी किसान या कोई भी इंडिविजुअल प्राइस देख सकता है। एनसीडीएक्स के अलग अलग ऐप्स हैं, उनके थ्रू देख सकते हैं। बाकी जो एनसीडीएक्स का एक रेगुलरली प्राइजेस डीडी किसान पर भी आते हैं, तो डीडी किसान में नीचे से एक स्क्रीन में रेगुलरली प्राइस मूव करते रहते हैं, तो वहां पर के प्राइस देख सकते हैं। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कोई भी एक्सचेंज प्राइजेस को लोगों तक डिसेमिनेट करता रहता है। ओके। जी। तो अब बात आती है कि क्या एनसीडीएक्स में केवल ये एफपीओ या कोई किसान ही काम करते हैं, इनके अलावा और कौन कौन लोग काम करते हैं। तो अगर हम कैटेगरी बनाए तो 3 कैटेगरीज हैं उसकी। जो पहली कैटेगरी है वो है आर्बिट्रेजर्स। तो आर्बिट्राजर्स ऐसे तरह के पार्टिसिपेंट्स हैं, ऐसे हिस्सेदार हैं जो कि एक्सचेंज में इसलिए काम कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि लोकल मार्केट में कमोडिटी कितने रुपए की मिल रही है, या आसपास के किसी मंडी में कितने रुपए का मिल रहा है, या किसी कंपनी से वो खरीद सकते हैं तो कितने का ले सकते हैं, और किसी एक्सचेंज में या दूसरे मार्केट में क्या डिफरेंस चल रहा है। तो मान लीजिए उन्होंने 1900 का खरीदा आसपास की मंडी से, और मान लीजिए एक्सचेंज पे चल रहा है 1930 रुपए, तो 1900 का खरीद के लोकल मार्केट से 1930 का एक्सचेंज पर बेच देते हैं। तो जो मार्केट के बीच के प्राइस का अंतर है, या उनको लग रहा है कि एनसीडीएक्स पर तो 1930 का चल रहा है, लेकिन आसपास के मार्केट में रेट तो 1950 का चल रहा है, तो वो क्या करेंगे, 1930 का एनसीडीएक्स से खरीदेंगे और आसपास के मार्केट में 1950 का बेच देंगे। तो ये जो प्राइस की डिफरेंस है दो मार्केट के बीच में, उसका वो फायदा उठाकर काम करते हैं। तो इनको ओके। आर्बिट्रेजर्स बोला जाता है। जो ये डेली बेसिस पे काम करते हैं? हाँ सर, मतलब ये कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि मार्केट में क्या कोई अपॉर्चुनिटी है। अगर तो लगता मतलब है कि नेटवर्क कोई बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी, होता होगा मतलब, क्योंकि फिर
उसे हिसाब से उनको खरीदना पड़ता होगा। हाँ सर, बिल्कुल। मतलब कुछ तो ऐसे हैं जो कि रेगुलरली काम करते हैं, कुछ ऐसे हैं कि वो रेगुलर नहीं करते हैं, वो केवल जब बड़े प्राइस का डिफरेंस होता है वो तभी काम करते हैं। तो वो अपना ओके, पूरा मार्केट में देखते हैं कि कितना उनको इस काम पे मार्जिन मिल पा रहा है। जैसे मान लीजिए ओके। 20 या 30 रुपए का केवल डिफरेंस है, तो वो हुँ, देखेंगे कि अगर ये 20-30 रुपए का हमको डिफरेंस लेना है तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, उस मार्केट से उठाना, दूसरे मार्केट में लेकर जाना, लेबर हुँ, कॉस्ट, ये सब कुछ मिला के क्या उनको कोई प्रॉफिट निकल पा रहा है? लगता है हुँ, कि अगर ठीक प्रॉफिट निकल रहा है तो वो काम करेंगे, लगता है कि नहीं निकल रहा है तो वो फिर काम नहीं करेंगे। ओके, ओके। हुँ, वो भी अपने सारे फैक्टर्स को नज़र में रखते हुए फिर यहाँ पर आर्बिट्राज करते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। फिर जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं वो हैं हेजर। तो जैसा हुँ, मैंने बताया एग्जांपल अभी डोमिनोज भी एक हेजर है, कोई एफपीओ या किसान हेजर हो सकता है, कोई एक हुँ, ट्रेडर भी हेजर हो सकता है। मान लीजिए एक ट्रेडर है जिसने कि इकट्ठा करके रखा हुआ है फसल को अपने पास। हाँ, उन्होंने 100 टन अपने पास स्टोरेज में रखा हुआ है कि मार्केट में जब इसका रेट कभी ऊँचा आएगा तब मैं इसको बेचूँगा। हाँ, लेकिन उसको क्या रिस्क लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बीच में भाव गिरता ही रहे केवल। हाँ। तो वो क्या करेगा एनसीडीएस के प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक रेट को अभी से लॉक कर देगा। अच्छा। तो उससे उनका क्या होगा कि मार्केट अगर नीचे भी जाएगा तो उनका रिस्क खत्म हो जाएगा। हुँ, जो हुँ, रेट हुँ। उन्होंने लॉक कर दिया एटलीस्ट वो तो उनको मिल रहा है। फिर 2 हुँ। महीने बाद मान लीजिए वो प्राइस उनको मिल जाता है तो ठीक है, वरना वो एक्सचेंज के ज़रिए काम कर लेंगे। या तो एफपीओ है इसमें तो वो भी ऐसे कई काम कर रहे हैं ना? जी, सॉरी सर। अगर मान लो फार्मर या जो ये हैं, मान लो एफपीओ है, एफपीओ वो भी तो जी। फ्यूचर में जब वो कर रहे हैं तो वो भी तो हेजर का ही काम कर रहे हैं ना? जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक, ओके। हेजर का काम कर रहे हैं वो भी। और देखिए सर इसमें भी क्या कंडीशन है मतलब एफपीओ तीनों की तरफ भी काम कर सकता है। मान लीजिए कोई एफपीओ उन्होंने देखा कि मार्केट में प्राइस का डिफरेंस है हाँ। और वो इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि वो मार्केट के प्राइस को डिफरेंस देखना और समझना जानते हैं। तो वो हुँ, क्या कर सकते हैं वो आर्बिट्रेजर की तरह भी काम कर सकते हैं। वो ये करेंगे कि लोकल में किसी एफपीओ दूसरे एफपीओ से या कहीं मंडी से कम भाव पर फसल को खरीद कर उन्होंने देखा कि एक्सचेंज और मंडी के बीच में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। हुँ, यहाँ हुँ। पे 1800 का मिल रहा है, ऐसा करते हैं 1800 का लेकर एनसीडीएक्स पे 1900 का बेच देते हैं और हमको भी प्रॉफिट कुछ निकल पा रहा है इसमें। तो हाँ, वो हाँ। लोग आर्बिट्रेजर की भी तरह भी काम कर सकते हैं। लेकिन ठीक, जो मेनली काम करना चाहिए या जो एक हम आइडियल सिचुएशन मान के चलेंगे वो है हेजर्स वाली, कि उनको ओके, एज अ हेजर काम करना चाहिए। ओके। जी। फिर जो तीसरे पार्टिसिपेंट हैं वो हैं स्पेकुलेटर्स। हुँ, जैसे आप हैं या मैं हूँ या कोई बड़े-बड़े ट्रेडर्स हैं, तो हम लोग क्या है हमारे पास अभी फसल नहीं है हाथ में, ना ही हुँ, फ्यूचर में अभी आने आने वाली है। हुँ, तो लेकिन हम लोग भी इस मार्केट में काम करने के लिए पूरा ओपन है हमारे मार्केट हमारे लिए। लेकिन हम ओके। क्या करेंगे एक जोखिम उठाएँगे। जैसे मैंने क्या करा मैंने समझा कि एनसीडीएक्स पर मक्का का क्या रेट हो सकता है आगे आने वाले 2 महीनों में। हुँ, तो मैंने आज एनसीडीएक्स पर 200 टन मक्का खरीद लिया। हुँ, क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि आज तो ये 2000 का चल रहा है, आने वाले 1 महीने में ये 2100 का हो जाएगा तो मुझे पर क्विंटल पे ₹100 का प्रॉफिट मिल जाएगा। हुँ, लेकिन मैंने क्या करा, एक जोखिम उठाया कि शायद 2100 का होगा तब मुझे प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट 1 महीना बाद 1900 का हो जाए, तो मुझे ₹100 का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हुँ, तो हुँ, स्पेकुलेटर वो लोग हैं जो कि एक जोखिम उठा रहे हैं, मार्केट को समझ रहे हैं, लेकिन उनके सामने रिस्क भी है, प्रॉफिट भी मिल सकता हुँ, है। हुँ, हेजर्स वो लोग हैं जो कि कोई रिस्क नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने 2100 लॉक कर दिया मतलब 2100 लॉक कर दिया। अब उन्हें मार्केट में कुछ भी हो जाए, चाहे 1600 हो जाए, चाहे 2500 हो जाए, उन्हें तो 2100 मिलेगा। हाँ। तो ये 3 डिफरेंस हैं हुँ, आर्बिट्रेजर, हेजर और स्पेकुलेटर्स में। तो हुँ, कोई भी आदमी किसी भी सिचुएशन में तीनों की तरह काम कर सकता है, लेकिन वो किस पर्पस के साथ काम कर रहे हैं, उस पे हुँ, डिपेंड करता है कि वो आर्बिट्रेजर कहलाएँगे, हेजर कहलाएँगे या स्पेकुलेटर कहलाएँगे। ओके, ओके, ओके। जी। तो तीनों का ही इस मार्केट में काम करना ज़रूरी है क्योंकि मार्केट को जो लिक्विडिटी देने का काम है, जैसे मान लीजिए सामने एक किसान तो खड़ा है या 10 किसान हैं जो कि बेचना चाहते हैं, लेकिन कोई खरीदने वाला अगर नहीं है, तो खरीदने वाला सामने वाला व्यक्ति आर्बिट्रेजर भी हो सकता है, स्पेकुलेटर भी हो सकता है, तो हर एक आदमी का मार्केट में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। ज़रूरी। तो अब प्रोसेस आती है कि अगर किसी एफपीओ को एनसीडीएक्स से जुड़ना है या काम करना है, तो वो कैसे शुरू करेगा? हुँ, तो सबसे पहले एफपीओ को एनसीडीएक्स के साथ कुछ रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं या जिसको एक्सचेंज अपनी लैंग्वेज में एक सदस्य या मेंबर बोलता है। तो ये जो रजिस्टर्ड मेंबर्स होते हैं, जैसे एनसीडीएक्स के साथ अभी 240 रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं। तो ये हुँ, मेंबर कब बनते हैं? ये लोग मेंबर वो होते हैं, कुछ कंपनीज होती हैं जिनके लिए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है कि इस कंपनी को ट्रेडिंग के अंदर इतने-इतने सालों का एक्सपीरियंस रहे, उनके पास इतना-इतना प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो, कुछ हुँ, अमाउंट का वो एनसीडीएक्स पर एफडी जमा रखते हैं। तो उसके बेसिस पे उनको ये एनसीडीएक्स पे पंजीकृत सदस्य या रजिस्टर्ड मेंबर बनाया जाता है। हुँ, हुँ, तो ये जो लोग हैं इनके अंदर अब एफपीओज या कोई कंपनीज या ट्रेडर्स एमएनसीज जो भी हैं सब इनके अंदर अकाउंट होते हैं।
तो अकाउंट डायरेक्टली एनसीडीएक्स के अंदर नहीं खुल रहा है, बल्कि एनसीडीएक्स के अंदर ये जो 240 लोग हैं, आप इनमें से किसी भी के साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कोई भी एफपीओ भी। ओके। तो एफपीओ के लिए कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। मैं एज अ इंडिविजुअल, एज अ ट्रेडर, एज अ कंपनी काम करूं तो ये जो ब्रोकर्स हैं ये कुछ ना कुछ चार्जेस लेते हैं अकाउंट ओपन का, मेंटेनेंस का, लेकिन एफपीओ के लिए टोटली वो फ्री है। ओके, तो ये जो फार्म मतलब इंडिविजुअल से लेते हैं वो किस रेंज में लेते हैं, कितने रुपए से कितने रुपए तक? जी सर, अलग अलग मेंबर का रहता है। जैसे कुछ मेंबर चार्ज करते हैं कि इनिशियल अकाउंट ओपनिंग का 500 है और अकाउंट मेंटेनेंस का पर एनम 1500 रुपए है। तो मिनिमम एक मिनिमल चार्जेस है, लेकिन जैसे कुछ मेंबर ऐसा भी कर सकते हैं कि वो 1000 लें, 1000 रुपये मेंटेनेंस का लें। तो आमतौर पर मतलब 2-2500 रुपये के अंदर की रेंज रहती है ये, इंडिविजुअल या ट्रेडर के लिए भी। सालाना ना? जी 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 जी। ठीक ठीक, ओके। तो जैसे ही आपका ये अकाउंट ओपन होता है तो आपके 2 अकाउंट ओपन यहाँ पर किए जाते हैं, जैसे ही आप वो डॉक्यूमेंट देते हैं। तो एक अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा अकाउंट है रिपोजिटरी अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब है जो भी मैं ट्रेड लगा रहा हूँ कि मुझे मक्का इतने रुपए में बेचना है, सोयाबीन इतने रुपए में बेचना है, कपासिया कल इतने भाव में खरीदना है, तो वो सारा काम मेरे इस ट्रेड अकाउंट के जरिए होता है। ओके। और ये जो रिपोजिटरी अकाउंट है इसका काम तब आता है जब मैं वेयर हाउस से फसल उठा रहा हूँ या वेयर हाउस में फसल जमा कर रहा हूँ। तो यानी कि जो लोग डिलीवरी वाला काम करते हैं उनको इस रिपोजिटरी की जरूरत पड़ती है। जो लोग वेयर हाउस से जुड़ा वाला काम कर रहे हैं, जो वेयर हाउस में एनसीडीएक्स के जमा कर रहे हैं, फसल को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं वेयर हाउस के जरिए, उनको ये रिपोजिटरी अकाउंट की जरूरत होती है। क्योंकि इस रिपोजिटरी अकाउंट में सब कुछ इंफॉर्मेशन आती है कि आपने जो सोयाबीन जमा किया उसकी क्वालिटी, उसमें नमी इतनी है, फॉरेन मैटर इतना है, या जो आप एनसीडीएस से उठा कर लेकर जा रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या रहेगी, उसकी इन्फॉर्मेशन भी रिपोजिटरी में आएगी। तो रिपोजिटरी का रोल तब आता है जब आप फिजिकल काम वेयर हाउस के जरिए करते हैं। ओके। जी। दूसरा काम है अकाउंट ओपन करने के बाद मार्जिन या प्रीमियम का। तो मार्जिन का काम आप करते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और अगर आप ऑप्शंस में काम कर रहे हैं तो आपको शुरुआत में प्रीमियम देना पड़ता है। अब मान लीजिए एक देवास का कोई एफपीओ है जिन्होंने देखा कि एनसीडीएक्स पर फरवरी महीने का रेट तो 2100 रुपये चल रहा है, ये भाव तो काफी अच्छा है, अगर ये मिल जाएगा तो हम लोग खुश हैं। तो उन्होंने एनसीडीएक्स पर 2100 का अपना 10 टन मक्का को बेचने के लिए रेट लॉक करना चाहा। तो जिनके साथ उनका अकाउंट ओपन है उनको उन्होंने फोन मिलाया और बोला कि सर मेरा 2100 का रेट लॉक कर दीजिए, मैं 10 टन एनसीडीएक्स पर बेचूंगा फरवरी महीने में। तो वो जो ब्रोकर है वो बोलेगा कि सर इस कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा लेने के लिए पहले आपको एक मार्जिन जमा करना पड़ेगा। तो एफपीओ पूछेंगे कितना मार्जिन, तो जनरली वो 11% होता है। बाकी उसको मैं वेबसाइट पर आपको बताऊंगा अभी कि वो कहाँ से देख सकते हैं। तो वो 11% मार्जिन, कभी 12 होता है, 13, तो 11 से लेकर 16-17% की रेंज तक आमतौर पर वो मार्जिन रहता है। ओके। तो जैसे ही एफपीओ ने वो मार्जिन जमा किया, जैसे मान लीजिए एफपीओ 10 टन में काम करना चाह रहे थे तो 2100 रुपए के हिसाब से तो उनका करीब 2,10,000 रुपए या इस तरह से कुछ अमाउंट टोटल बन रहा है। तो उसके ऊपर 11% रुपए पहले उस ब्रोकर के अकाउंट में आपको जमा रखने पड़ेंगे। ओके। जैसे ही वो रुपए जमा हुए तुरंत वो आपकी एक बोली लगा देगा एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ पर बोली लगेगी कि कोई एफपीओ, मतलब यहाँ पे ये सबको शो नहीं हुआ कि ये कौन बेचना चाह रहा है, केवल ये दिखेगा कि किस भाव पर अलग अलग बोलियां लगी हुई हैं। तो एक आपकी बोली लगी है जैसे 2100 पर, ऐसे ही किसी और की बोली लगी होगी 2200 पर, किसी की 2300 पर, किसी की 1900 पर। तो अलग अलग बोलियां लगी होंगी और सामने खरीदने वालों की बोलियां लगी होंगी कि वो कितने रेट पर खरीदना चाहते हैं। जैसे ही बेचने वाले और खरीदने वाले का रेट बराबर होता है तो दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है। जैसे एफपीओ ने 2100 की बोली लगाई थी, लेकिन सामने कोई भी 2100 पर अभी नहीं आया है। सबने बोली लगाई है 2000, 1900, 1800, 1850, 1950। लेकिन आपको लगता है कि आपने तो शायद रेट बहुत ज्यादा लगा दिया, इतना रेट तो मिलना मुश्किल है। तो आप अपना थोड़ा सा रेट नीचे करेंगे, या जो खरीदने वाला आदमी है वो अपना थोड़ा सा रेट बढ़ाएगा। तो एक तरह से ऑनलाइन मार्केट चल रहा है जहाँ पे ऑक्शनिंग रियल टाइम पर ऑनलाइन चल रही है। तो जैसे मान लीजिए आपने दोनों ने हामी भर दी कि हाँ 2050 में आपने भी अपना रेट कर दिया और सामने खरीदने वाले ने भी 2050 कर दिया, तो दोनों के बीच में 2050 रुपए पर फरवरी में मक्का बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आप 10 टन मक्का देंगे और वो सामने वाली पार्टी 10 टन मक्का खरीदेगी। तो ये लेना देना कहाँ पर होता है? अब जैसे सर ये अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग जगह पे रहता है। जैसे सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन का जो ट्रेड हब है वो इंदौर में है। तो इंदौर के 50 किलोमीटर के रेडियस में एनसीडीएक्स के अलग अलग जगह पर वेयर हाउसेज रहते हैं। तो देवास के अंदर भी जैसे एनसीडीएक्स का एक वेयर हाउस है, एक वेयर हाउस उज्जैन की तरफ में है, एक वेयर हाउस धार की तरफ में। तो इंदौर के 50 किलोमीटर की रेडियस में नंबर ऑफ वेयर हाउसेज हैं। तो आप जिस भी वेयर हाउस में लेकर जाना चाहें, आप लिस्ट देख लेंगे कि एनसीडीएक्स के वेयर हाउस कौन कौन से हैं
और उस किसी भी वेयर हाउस में लेकर जा सकते हैं। अब जैसे देवास वाला एफपीओ है तो वो ऑब्वियसली देवास के वेयर हाउस में ले जाना चाहेगा। कोई उज्जैन वाला वेयर हाउस है तो वो जो उज्जैन के पास उनको वेयर हाउस पड़ रहा होगा तो वो वहां पर लेके जाना चाहेंगे। हम्म, अगर कोई एफपीओ मान लीजिए सोयाबीन में काम नहीं कर रहे हैं, वो तो मक्का में काम करना चाहते हैं, हम्म, तो मक्का के लिए एनसीडीएक्स का एमपी के अंदर वेयर हाउस छिंदवाड़ा के 50 किलोमीटर के रेडियस में रहता है, ओके। या तो सोयाबीन के लिए मंदसौर में वेयर हाउस है। तो नहीं, अलग अगर अलग के लिए जी। यहाँ मतलब मेरा कोई एफपीओ है वो मक्का का वो करना चाह रहा है तो उसे छिंदवाड़ा ले जाके डिलीवरी हाँ, करनी अगर पड़ेगी। सर उसको डिलीवरी देनी है तो उसको छिंदवाड़ा लेकर जाना होगा। उसमें भी एनसीडीएक्स ही कहता है कि अगर आपको वहाँ पर डिलीवरी, खासकर एफपीओ के लिए तो एनसीडीएक्स हेल्प कर ही रहा है, तो एफपीओ के लिए कहता है कि सर आपको उतना दूर ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन का खर्च लग रहा है, तो 50% ट्रांसपोर्टेशन का खर्च एनसीडीएक्स उठाएगा एफपीओ के लिए। ओके। जो भी क्लीनिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग का खर्च आ रहा है उस पे 75% एनसीडीएक्स उठाएगा। जो भी बैग्स की कॉस्ट आ रही है उसका 100% रीइंबर्समेंट एनसीडीएक्स की तरफ से एफपीओ को दे दिया जाएगा। जो भी ये मंडी टैक्स देना पड़ रहा है तो उस पे भी 100% मिल जाएगा। 100% किसका रिम्बर्समेंट बोले? सर बैग्स, कॉस्ट ऑफ बैग्स जो उनका बोरे लग रहे हैं, अच्छा, और ये बाद में उसके बाद क्या बताएं? मंडी टैक्स, मंडी टैक्स। मंडी अगर टैक्स। किसी एफपीओ को मंडी टैक्स पे करना पड़ रहा है या वो मंडी से खरीदी कर रहे हैं और फिर एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पर दे रहे हैं, तो उस केस में जो भी मंडी टैक्स उनका लगा है तो 100% रीइंबर्समेंट उसका भी एफपीओ को मिल जाता है। जी। तो इन सब फायदों के साथ अगर एफपीओ को लगता है कि अब तो उनको कॉस्ट ठीक लग रही है तो वो वेयर हाउस में जा सकते हैं, या उनको लगता है कि नहीं नहीं हमने रेट तो एनसीडीएक्स पे लॉक कर लिया है लेकिन दूरी ज्यादा है, अभी भी हमको फायदेमंद सौदा नहीं पड़ रहा है, तो ये जैसा मैंने शुरू में भी बोला कि उनके लिए कभी भी जरूरी नहीं है कि वो वेयर हाउस में ही लेकर जाएं, छिंदवाड़ा ही जाएं। वो अपने वापस ब्रोकर को फोन मिलाएंगे, कहेंगे कि सर जो मैंने अपना सौदा किया था एनसीडीएक्स पर 2100 रुपए का मक्का बेचने का फरवरी महीने के लिए, उस सौदे से मुझे अब बाहर निकाल दीजिए क्योंकि दूरी ज्यादा है, मैं नहीं देना चाहता हूँ। तो फरवरी के महीने में जिस दिन आप इस सौदे से बाहर आते हैं तो उस दिन भी मार्केट का कुछ एक रेट चल रहा होगा। हाँ। जैसे आप एंटर हुए थे तो उस दिन आप 2100 के भाव पर एंटर हुए हैं। हम्म, अब फरवरी में आप जिस दिन मार्केट से बाहर निकलना चाहते हैं तो हम्म, उस दिन क्या भाव चल रहा है, उस मार्केट उस भाव पर आप एग्जिट करेंगे। ओके, ओके। अब मान लीजिए एग्जिट करने के दिन रेट रहता है 2000 रुपए, हाँ, एंटर आपने किया 2100 में, हाँ। लेकिन एग्जिट कितने में किया आपने, 2000 में। तो इसको हम्म, अगर हम बहुत आसान शब्दों में समझे तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आज मैंने कोई एक जमीन खरीदी, हम्म, 1 एकड़, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं उसका प्राइस देता हूँ 1000 रुपए। हम्म, 1000 रुपए की मैंने कोई जमीन खरीदी हम्म, और मैं उसको 2 महीने बाद बेचता हूँ 2000 रुपए का, तो मुझे 1000 रुपए का फायदा मिल गया। हम्म, शुरू में मैंने क्या करा था, खरीदा था, और हम्म, फ्यूचर में क्या करा, मैंने उसको बेचा हाँ, तो 1000 का फायदा मिला। लेकिन हाँ, एनसीडीएक्स पे आप क्या कर रहे हैं, शुरू में बेच दे रहे हैं पहले ही, क्योंकि शुरू हम्म, में तो आज 5 नवंबर को आपने क्या पोजीशन बनाई है, बेचने की। हाँ, हाँ, फरवरी का महीना आने पर आप क्या करेंगे, खरीदने की पोजीशन बना लेंगे। तो हम्म, यानी कि किसी चीज को आपने पहले महंगा बेचा और हम्म, उसी चीज को बाद में 2000 रुपए का खरीद लिया, सस्ता खरीद लिया। हम्म, तो 2100 में बेची चीज को 2000 में अगर खरीद लेंगे तो 100 रुपए का आपको प्रॉफिट मिल गया। तो हम्म, 100 रुपए यानी कि आपके अकाउंट में एनसीडीएक्स से आ गए। हम्म, अभी आपकी फसल आपके पास ही रखी हुई है हम्म, और आप अब ढूंढेंगे कि मैं आसपास फसल किसको बेचूं, तो देवास में ही किसी ट्रेडर को आप 2000 रुपए का दे देंगे। तो 2000 रुपए का ट्रेडर को दिया, 100 रुपए मुझे एनसीडीएक्स से मिले, तो यानी कि मेरा ओवरऑल इफेक्टिवली प्राइस देखें तो कितने का बिका, 2000 प्लस 100, 2100, जो कि मैं वेयर हाउस में भी देता तो भी मुझे 2100 ही मिलता। तो यानी कि किसी एफपीओ के लिए अगर दूरी ज्यादा है तो उनके लिए कंपल्शन नहीं है कि वो वेयर हाउस वाली मेथड से जाएं, वो एनसीडीएक्स की अपनी पोजीशन को काट लेंगे, या जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में स्क्वायर ऑफ करना बोला जाता है। तो एनसीडीएक्स की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे, शुरू में एंटर किया था, एग्जिट कर लेंगे ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट को ही, उनकी पोजीशन ऑनलाइन अब जीरो हो गई। जो भी डिफरेंस का अमाउंट है नहीं, अब प्रसाद, इसको जी इसको मैं थोड़ा सा समझूं। जैसे मैंने, मान लो अब आज की तारीख में मैंने 2100 में वो किया था, ठीक है। जी और अप्रैल में मैं उसे कितना 2200 में मान लो बेचना चाह रहा था, ठीक ठीक है ठीक है। और जी फरवरी में मतलब जो है मेरे को थोड़ा समझ में आया कि यार वो कॉस्ट वगैरह काफी ज्यादा हो जाएगा, तो जी मैं आज मतलब जो है निकलता हूँ, जी ठीक है। तो उस जी दिन 2000 का वो चल रहा है ना, जी 2000 का रेट, ठीक है। जी अब जी अब आगे अब क्या समझा रहे हो तुम अब मुझसे कि देखिए सर, मैंने। मैं इसमें सिंपली ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे आज हमारे पास अगर हम एकदम लाइव की बात लेकर चलें तो जैसे गेहूं लगा रहे हैं सारे किसान अभी, हम्म, तो वो गेहूं को बेचेंगे फरवरी या मार्च के महीने में। हम्म, अब उनको अगर लगता है कि मार्च के महीने में गेहूं कितने रुपए का बेचें,
उन्होंने देखा कि एनसीडीएक्स पे तो 2100 का रेट चल रहा है। मार्च में कभी भी 2100 का रेट उन्होंने पिछले अपने एक्सपीरियंस से पता किया कि 2100 तो मिलता नहीं है जनरली, या हाँ। पिछले साल हमें 1950 मिला था, इस बार 2100 मिल जाए तो काफी अच्छा है, हम खुश हैं। हम्म, तो उन्होंने आज 5 नवंबर को क्या बोला कि मैं अपनी फसल को मार्च के महीने में एनसीडीएक्स पर 2100 रुपए का बेचना चाहता हूँ। हम्म, ये आज 5 नवंबर की बात हो रही है। हो गई, ठीक है। अब एनसीडीएक्स में गेहूं का रेट तो रोज चलेगा, कल जब 6 हाँ, नवंबर आएगी तो कल भी एनसीडीएक्स पे खरीद और बिक्री चलेगी। हाँ, हाँ, तो कल का एक अलग भाव आ रहा होगा, जैसे आज 2100 का भाव चल रहा था एनसीडीएक्स पर, हाँ, 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 कल मान लीजिए भाव आ जाता है, जो आखिरी रेट रहता है वो सौदा होता है 2000 रुपए का, तो यानी कि हाँ, कल मार्केट है 2000 रुपए का। 7 हाँ, नवंबर को, 8 नवंबर को, हर दिन रोज मार्केट चल रहा है और रोज का एक नया भाव आता जा रहा है। हम्म, तो ये भी हो सकता है कि रोज बराबर ही भाव रहे, लेकिन आमतौर पर भाव ऊपर नीचे रोज चलता रहता है। हाँ, अब मार्च आने पर मान लीजिए, जिस दिन मैं इस कॉन्ट्रैक्ट, मैंने देखा कि यार आज तो 1 मार्च है, मैंने अपने किसानों से फसल को इकट्ठा भी कर लिया है, अब मैं हम्म, इस फसल का क्या करूं? हम्म, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप वेयर हाउस ले जाइए या वेयर हाउस मत लेकर जाइए। हाँ, आपको लगता है वेयर हाउस की दूरी सब कुछ जोड़ने के बाद एनसीडीएक्स के जो रिइंबर्समेंट है वो फायदे उठाने के बाद तो हमको फायदेमंद सौदा है ये, तो हाँ, चलो हम लेकर जाते हैं। तो आप लेकर गए, सिंपल, वो काम में तो कोई दिक्कत नहीं। हम्म, लेकिन मान लीजिए मार्च में आपको लगता है कि दूरी ज्यादा है, हम नहीं देना चाह रहे हैं, हम्म, तो आप क्या करेंगे? ब्रोकर को फोन मिलाएंगे, कहेंगे कि सर, जो मैंने 5 नवंबर को आपको बोला था कि मुझे 2100 पे एनसीडीएक्स पर बेचना है, हम्म, मेरी उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्जिट कर दीजिए। ओके, तो आपने एंटर कितने में किया? 2100 में। हाँ, क्योंकि मार्च के महीने में आपने उसी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कब हो गए? 2000 रुपए में। हाँ, तो जैसे मान लीजिए कि ये मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन को मैंने शुरुआत में आपको 2100 रुपए का बेचा आज, हम्म, लेकिन फरवरी का महीना आने पर मैंने आपसे ये 2000 रुपए का खरीद लिया। तो ये मैंने मोबाइल तो आपको बेचा था 2100 का, लेकिन खरीद मैंने इसी को 2000 का लिया, तो यानी कि ये तो मुझे फायदा हो गया 100 रुपए का। जो चीज मैंने आपको 2100 की बेची, मैंने उसको वापस आपसे 2000 रुपए का खरीद लिया, तो 100 रुपए मैंने यहाँ पर इस तरह से क्या कर लिए? कमा लिए। तो ऐसे ही एफपीओ को होगा कि 2100 में उन्होंने एनसीडीएक्स पर बेचा था, 2000 रुपए में उस कॉन्ट्रैक्ट से वो बाहर हो गए। कॉमोडिटी उनके पास ही रखी हुई है, बेचा था, जब मैं आज 5 नवंबर को बोल रहा हूँ, बेचना मतलब केवल ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट बेचा था, फसल तो अभी खेत में हमारे लगी हुई है, फसल अभी मैंने कहीं नहीं दी है। 5 नवंबर को मेरी अभी तो बुआई चल रही थी केवल, लेकिन मैंने रेट अभी लॉक कर दिया था क्योंकि मुझे पता था फरवरी में कटाई होके मेरे पास आ जाएगा। तो जैसे ही फरवरी में या मार्च में मेरे पास गेहूं मेरा आया, मैंने एनसीडीएक्स पर देखा भाव क्या चल रहा है। मान लीजिए उस दिन 2000 का भाव है, तो मैं 2000 पर इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गया, तो 1000 रुपए तो मुझे कहाँ से मिल गए? एनसीडीएक्स से मिल गए। सॉरी, 100 रुपए मुझे एनसीडीएक्स से मिल गए। और अब मैंने देखा कि अब मैं एनसीडीएक्स के वेयर हाउस तो जा नहीं रहा हूँ और गेहूं को भी बेचना है, तो ऐसा करता हूँ, मैं आसपास कोई व्यापारी ढूंढता हूँ जो कि मेरा गेहूं खरीद रहे हैं। तो आसपास के व्यापारी को आपने मान लीजिए दे दिया 2000 रुपए में या 2000 से भी अच्छे भाव में, तो वो आपकी इच्छा है, एफपीओ की इच्छा है पूरी। तो 2000 का व्यापारी ने रेट दिया, 100 रुपए मुझे एनसीडीएक्स ने दिए, तो मेरा यानी कि अभी भी गेहूं कितने रुपए का बिका? 2100 रुपए का, भले ही मार्केट में कुछ भी प्राइस रहा हो। ठीक है, ठीक। तो इस तरह से मेरा जो 2100 का रेट था वो लॉक रहा। तो यही चीज एफपीओ को समझनी है कि जरूरी नहीं है कि आप ट्रांसपोर्ट ही करें, अब वेयर हाउस में ही लेकर जाएं, पास में है, जैसे सोयाबीन के लिए तो पास में वेयर हाउस है, इंदौर में है, इवन देवास में भी वेयर हाउस है, तो एफपीओ आसानी से वेयर हाउस में दे सकते हैं। लेकिन उसमें भी क्या कंडीशन है? मान लीजिए एक एफपीओ था जिन्होंने सोयाबीन में काम करना चाहा फरवरी के महीने में, अब उनको लगता है कि फरवरी में ऐसा करेंगे कि हमारे पास किसानों से इकट्ठा करके 1 फरवरी को सारा माल इकट्ठा हो जाएगा, एनसीडीएक्स पे फरवरी का रेट अभी से लॉक कर देते हैं। तो उन्होंने आज 5 नवंबर को 6000 रुपए का रेट एनसीडीएक्स पर सोयाबीन का फरवरी का लॉक कर दिया। अब फरवरी का महीना आने पर उन्होंने देखा कि आसपास का व्यापारी तो उनको काफी अच्छा रेट दे रहा है, तो उन्होंने पूछा व्यापारी से कि भाई साहब आप कितने का रेट दे रहे हैं? उन्होंने बोला मान लीजिए 5200 रुपए। और आपने उसी दिन एनसीडीएक्स पर रेट देखा कि एनसीडीएक्स का क्या भाव चल रहा है। मान लीजिए एनसीडीएक्स का भाव चल रहा है 5000 रुपए। शुरू में 5 नवंबर को आपने जब लॉक किया था तो भाव था 6000, फरवरी के महीने में एनसीडीएक्स का रेट आ गया 5000, तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट से क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। सर मैं आपको बस 10 मिनट में कर रहा हूँ, वेबिनार में। सर मैं वेबिनार में हूँ, आपको 10 मिनट में कर रहा हूँ कॉल। जी जी, आप आइए मैं आपको बोलता हूँ। हाँ सॉरी सर। तो जैसे मैंने बोला कि 5 नवंबर को एफपीओ ने पोजीशन ली थी 6000 रुपए में सोयाबीन बेचने के लिए मार्च के महीने में। तो पहला रेट है
₹6,000 का। 6,000 रुपये। ये हाँ है हाँ। मार्च के महीने का सोयाबीन का रेट। ओके। हाँ हाँ। ठीक है। हाँ। अब जब मार्च का महीना आया तो एफपीओ ने दो जगह रेट देखा। एक तो देवास के आसपास के ट्रेडर के पास मंडी में या जहां पे भी वो बेचना चाहते हैं, और हम्म। दूसरा रेट देखा एनसीडीएक्स पर कि एनसीडीएक्स पर क्या रेट चल रहा है। हम्म। ये दोनों काम वो मार्च के महीने में कर रहे हैं। हम्म। और ये जो रेट लॉक करने का काम किया था ये उन्होंने नवंबर में ही कर दिया था। हाँ हाँ। अब मान लीजिए जिस दिन उन्होंने एनसीडीएक्स पे रेट देखा मार्च के महीने में, एनसीडीएक्स कहता है कि हमारे प्लेटफॉर्म का अभी तो रेट चल रहा है ₹5,000। 5,000 रुपये, हाँ ठीक है। और उन्होंने उसी टाइम अपने व्यापारी से पूछा आसपास की कितने रुपए का वो ऑफर कर रहे हैं। हम्म। व्यापारी ने कहा मैं तो आपकी ये सॉरी सोयाबीन को 5200 में खरीदने को तैयार हूँ। हाँ हाँ। तो एफपीओ क्या करेगा, एफपीओ अपने ब्रोकर को फोन मिलाएगा और बोलेगा कि सर ये जो मैंने 6,000 पे एनसीडीएक्स पे बोला था कि मैं बेचूंगा, हाँ। मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दो। नहीं, लेकिन पुरुषार्थ वो जी अभी जैसे एनसीडेक्स वो बोला था कि 6,000 रुपये मैं मार्च के महीने में बेचूंगा 6,000 रुपये में। जी ठीक है। तो जी अभी तो व्यापारी तो 5200 ही दे रहा है, तो 800 रुपये कम दे रहा है ना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सर देखिए क्या है कि अब जैसे मैंने बोला कि एफपीओ ने जिस दिन रेट लॉक किया है, जैसे एफपीओ ने तो आज लॉक किया है 5 नवंबर को, हम्म। कब के लिए, मार्च के लिए। तो जब ये एफपीओ ने रेट लॉक किया है 6,000 का, तो ये 6,000 का भाव कैसे आया, एफपीओ ने अपनी बोली लगाई, सामने हम्म। खरीदने वाले ने अपनी एक बोली लगाई। हम्म। तो इन्होंने क्या, ये लोग क्या सोच के चल रहे थे कि मार्च के महीने में 6,000 का भाव होना चाहिए। अच्छा, 6,000 का लेकिन भाव जब होने की एक्चुअल में जगह पर नवंबर, जी, कोई कोई न कोई वहां पर 6,000 में खरीदने वाला भी चाहिए खरीदने होता को होगा। तैयार था, बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो वो हो अगर सकता है कि मान लीजिए अगर हम सामने वाली पार्टी को बहुत डिस्कवर करें कि कौन पार्टी थी, मान लीजिए वो सामने वाली कंपनी निकलती है पतंजलि। हाँ हाँ। तो यानी कि पतंजलि सामने हमारी खड़ी थी एफपीओ के, एफपीओ ने बोली लगाई थी 6,000 और पतंजलि ने भी 6,000 की खरीदने की बोली लगाई हुई थी। हाँ तो हाँ। यानी कि पतंजलि को लगता था कि मार्च में मुझे सोयाबीन को 6,000 का खरीदना है और एफपीओ को भी लगता था 6,000 का बेचना है। दोनों के हम्म। बीच में ऑनलाइन एक कॉन्ट्रैक्ट बना था। लेकिन हम्म। किसी को ये नहीं पता था कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट केवल पतंजलि के साथ बना है या किसके साथ बना है। नहीं हम्म। पतंजलि को पता था कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट देवास के एफपीओ के साथ बना हुआ है। बस वो हम्म। ऑनलाइन ऑटोमेटिक सिस्टम से वो सारा काम हो रहा है। हम्म। अब ये भाव तो था मार्च के लिए, लेकिन मार्च का महीना आने पर मैंने कहा कि मार्केट तो रोज बदल रहा है, रोज की कंडीशन के अकॉर्डिंग। हम्म। जैसे ये 6,000 मैंने रेट लॉक किया, मान लीजिए कुछ दिन बाद क्या होता है, मार्केट में बहुत ज्यादा सप्लाई बढ़ जाती है। जैसे अभी गवर्नमेंट ने स्टॉक लिमिट हटा दी है, तो स्टॉक लिमिट हटने से क्या हुआ है कि मार्केट में वापस सप्लाई खूब शुरू अच्छे से हो गई है, तो मार्केट में फिर से रेट ऊपर नीचे होने लगता है। या मान लीजिए दूसरी कंट्रीज का भी खूब अच्छा प्रोडक्शन आता है और खूब मार्केट में अच्छी खासी सप्लाई शुरू हो जाती है, हम्म। तो रेट नीचे की तरफ जाने लगता है। हाँ हाँ। 6 नवंबर को रेट और नीचे गया, 7 को और नीचे, मार्च का महीना आते आते ये रेट पहुंच गया 5200 रुपए। किसके पास, ट्रेडर के पास, ट्रेडर बोली लगा रहा है 5200 की। हाँ लेकिन एनसीडीएक्स और ट्रेडर तो दोनों अलग अलग लोग हैं। हाँ। हाँ। ये जरूरी नहीं कि एनसीडीएक्स और ट्रेडर का प्राइस बिल्कुल बराबर हो। हम्म। तो एनसीडीएक्स का प्राइस, मान लीजिए हम मार्च की तारीख ले लेते हैं 5 मार्च या 10 मार्च ले लेते हैं। हम्म। 10 मार्च को एफपीओ ने देखा कि एनसीडीएक्स का क्या भाव है, तो उन्होंने देखा कि 10 मार्च को तो भाव चल रहा है 5,000 रुपए पर क्विंटल का, हम्म। और ट्रेडर दे रहा है 5200 रुपए। हम्म। तो वो क्या करेंगे, अपने मेंबर को बोलेंगे कि सर 5,000 रुपए में मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल दो। हम्म। 6,000 में मैं एंटर हुआ, 6,000 में यानी कि मैंने बेचा था किसी कॉन्ट्रैक्ट को, उसी कॉन्ट्रैक्ट को मैं निकल गया कितने रुपए में बाहर, 5,000 रुपए में। तो ओके। 6 में बेचा, 5 में खरीद लिया, मुझे 1,000 रुपए का तो प्रॉफिट एनसीडीएक्स के जरिए मेरे अकाउंट में मिल गया। ओके, मतलब उतनी और क्वांटिटी का, मान लो मैं 1 क्विंटल किया हूँ तो मतलब उतनी क्वांटिटी इंटू 1 क्विंटल के एक। हिसाब से 1,000 मिल गया, 10 क्विंटल किया होता तो 10,000 मिल जाता। जितना भी मैंने काम किया है उसके अकॉर्डिंग मुझे उतना मल्टीपल करके दे दिया जाएगा एनसीडीएक्स की तरफ से। ठीक है। ठीक है। तो ये 1,000 रुपए तो मेरे अकाउंट में प्लस हो गए, कहाँ की तरफ से, एनसीडीएक्स की तरफ से। हाँ। अब ओके। मैंने देखा कि ट्रेडर मुझे 5200 का दे रहा है, तो मैंने 5200 रुपए ट्रेडर से लिए और उसको अपना ये सोयाबीन सप्लाई कर दिया। हम्म। तो मुझे ठीक। यानी कि ओवरऑल कितना प्राइस मिल गया यहाँ पर अब, 6200 रुपए। तो यानी कि मेरा तो सोयाबीन 6200 का बिक गया। ये केवल किसकी वजह से हुआ, रेट लॉक करने की वजह से। मान लीजिए यही वो रेट लॉक करके नहीं चलता तो उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, उसको तो सीधा सीधा इस ट्रेडर के पास जाना पड़ता और कमोडिटी को कितने का बेचना पड़ता, 5200 रुपए का। कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, क्योंकि या आसपास का ट्रेडर जो इसके अराउंड प्राइस लगा रहा होता उसको बेचना पड़ता। मैं तो एक ये जगह रेट, कंफ्यूज कर रहा हूँ प्रशांत, एक जगह कंफ्यूज कर रहा हूँ। जी बाकी ये तो तुम्हारा मुझे समझ में आ गया, लेकिन मुझे जी ये बताओ कि जैसे उसने 6,000 रुपये में बेचने की बात की थी एनसीडेक्स पर,
ठीक है, और पतंजलि तैयार भी था 6,000 में खरीदने के लिए, ठीक है, तो मुझे बाहर क्यों निकलना है? मुझे तो कुल इतना वो मिल ही नहीं रहा है ना। हाँ सर, देखिए बाहर इसलिए, जैसे आप एक्चुअल में इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला मार्च का महीना आने पर सोयाबीन, आप दो तरह से काम कर रहे हैं यहाँ पर। आप तो क्या कर रहे हैं, मार्च का महीना आने पर आपने देखा कि मुझे सोयाबीन क्या एनसीडीएक्स के वेयर हाउस में जमा करना है कि नहीं करना है। तो पहला ओके। रास्ता है कि मैं जमा कर दूं। मैंने कहा मुझे कुछ ज्यादा तरह की चीजों को सोचना समझना नहीं है, मैं तो सिंपल, मैंने 6,000 का रेट एनसीडीएक्स को बोला था कि मैं बेचूंगा मार्च का महीना आने पर। मार्च आया, मैं वेयर हाउस में गया, मैंने एनसीडीएक्स को जितना मेरा सोयाबीन था जमा किया और 6,000 रुपये लेके आ गया, काम खत्म। तो ये तो पहला सिंपल रास्ता है, हाँ, एक मतलब इस रास्ता, रास्ता है, ये भी ये आपके लिए सिंपल बिल्कुल रास्ते ओपन में है। मतलब इतना तो मुझे मिनिमम प्रॉफिट होना था, वो हुआ होना ही है, हो मुझे गया। मतलब मेरा तो 6,000 में बिकना ये कंफर्म है, हाँ, हाँ, सीधा ठीक सीधा है, अगर मैं एनसीडीएक्स के वेयर हाउस वाले सिस्टम से जाऊँ तो। ठीक है। तो अब देखिए, मैंने यहाँ कैलकुलेट ये किया कि मैं जी कल ये वहाँ पर ले जाके जमा करने की जगह अगर जी मैं ऐसा करूँ कि इस समय मैं उसमें से निकल आऊँ और इस व्यापारी को बेच दूँ, है ना? तो यहाँ जी पर एक तो मुझे यहाँ से एनसीडेक्स से 1200 कैसे मिलेगा ये? ये सर एनसीडीएक्स ये पाँच आपको 1,000 रुपये दे रहा है सर केवल। छह नहीं, हजार पे आप एंटर हुए थे हाँ, हाँ, और 5,000। 5,000 में बाहर हो गए, तो 1,000 का हाँ, अंतर जो था 1000 वो का एनसीडीएक्स ने अंतर, दे यस यस। दिया। तो 1000 रुपये यहाँ से हो गए और 5200 मैंने फिजिकली जो हमें बेचना था वो फिजिकली मैंने देवास में बेच किसी दिया। व्यापारी। अब ये भी हो सकता है कि जरूरी नहीं कि वो फिजिकली मेरे 52, ये तो हमने एक कंडीशन मान के चलिए कि ये कंडीशन ये भी हो सकती है। एक ये हम्म, कंडीशन हो सकती है कि वो मान लीजिए मुझे ट्रेडर केवल 5,000 रुपये दे, हम्म, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 5,000 मुझे ट्रेडर ने दे दिए और हम्म। 1,000 रुपये एनसीडीएक्स ने दे दिए, तो यानी कि मेरा अभी भी 6,000 का बिका कम से कम। या मान लीजिए मुझे हाँ, एक ट्रेडर, मिनट, एक मिनट, ये अभी भी मेरा 6,000 का बिका, लेकिन जी इसमें जो है मुझे एनसीडेक्स के वेयर हाउस पर वहां ले जाके मतलब इंदौर ले जाके जमा करना पड़ता, तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगता। जी जी जी, और बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल, मैं क्या है यहीं बगल के अपने किसी व्यापारी को दे रहा हूँ, दे तो दिया। ज्यादा से ज्यादा मेरा जो है मान लो 500 रुपये बिका, या व्यापारी मेरे यहाँ से ही आके जाके ले जा सकता है। जी जी जी, तो मतलब ये सारी कंडीशन को भी अपने उसमें कंसिडरेशन में लेते हुए एफपीओ ये देख के चल सकते हैं कि मैं क्या करूं। मतलब अच्छा, फिर एफपीओ के उसको। पास अब क्या हो गया, इसकी वजह से मार्केट में नेगोशिएशन करने की पावर आ गई है ओके, ओके। कि तो मेरे वो आसपास मतलब कितना रेट दे रहे हैं मुझे अलग अलग, और ओके। अगर नहीं भी दे रहे हैं तो मैं तो सिंपल वेयर हाउस में जाके अपना काम खत्म कर दूंगा। हम्म। मतलब कुल मिला के ये तुम मतलब डायरेक्ट वो करने की जगह दूसरा भी जो मतलब इससे किस तरह से कमा सकते हो वो भी बता रहे हो, है ना? जी, तो बराबर। पहला जो मेथड है ये तो डिलीवरी है, तो डिलीवरी तो हमेशा ओपन है आपके लिए, कोई रोक टोक नहीं है उसमें। लेकिन आपको डिलीवरी, डिलीवरी का मतलब वेयर हाउस में देने वाला मेथड, तो हम्म। वेयर हाउस में देने वाला मेथड भी ओपन है, लेकिन आप वेयर हाउस के जरिए नहीं देना चाहते हैं तो उस मेथड को बोला जाता है स्क्वायर ऑफ मेथड। मतलब आप तो एनसीडीएक्स पे बता दो कि मैं नहीं काम कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ से बाहर निकलना है और अपनी मटेरियल को आसपास के मार्केट में बेचना ओके, 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 बढ़िया, बढ़िया। है। तो बढ़िया, तो ये ये अभी, अगर हमारे लोग समझने लगे तब तो जी ये फायदे वाला है। तो हाँ सर बिल्कुल, एक और ये बात। खासकर, जी हाँ, खासकर इस बिल्कुल। टाइम, खासकर इस समय पर जैसे मैंने बोला मार्च के टाइम पर अगर मैं 6 का रेट आज लॉक कर दूं तो ये 100%, मतलब ज्यादातर चांसेस ऐसे रहते हैं कि मार्च के टाइम पर रेट नीचे गिरना ही गिरना है, क्योंकि सप्लाई इतनी ज्यादा मार्केट में आनी है उस टाइम पर। हम्म। जैसे सोयाबीन की बात करें तो अगर किसी एफपीओ ने जून में ही रेट लॉक कर लिया होता, जिस दिन उनको लगता है कि ये तो भाव काफी अच्छा चल रहा है, तो आमतौर पर ये चांसेस थे कि नवंबर के टाइम पर वो रेट नीचे गिरेगा। लेकिन जिस एफपीओ ने जून में ही लॉक कर लिया उनका तो वो रेट लॉक रहेगा। जैसे मैं अभी हाल फिलहाल का एकदम एग्जांपल बताऊं, तो साउथ में हल्दी इतनी ज्यादा होती है, तो साउथ के एक एफपीओ ने क्या करा, एनसीडीएक्स पर रेट देखा हल्दी को बेचने का। उनको हम्म। पता था कि अप्रैल के महीने में हल्दी आने वाली है, हम्म। लेकिन उन्होंने रेट कब देख लिया, जनवरी के महीने। हम्म। जनवरी के महीने में उन्होंने देखा कि एनसीडीएक्स पे भाव क्या चल रहा है हम्म। हल्दी का, अगर हम अप्रैल में बेचें तो उस टाइम हम्म। का रेट चल रहा था 8500 रुपये पर क्विंटल टर्मरिक बेचने के लिए, हम्म। अप्रैल महीने के लिए। हम्म। तो उन्होंने 8500 का रेट एनसीडीएक्स पे लॉक किया, ओके। और हम्म। वाकई में जब अप्रैल का मंथ आया तो मार्केट में रेट केवल 7,500 रह गया। हम्म। तो उन्होंने क्या करा, 1,000 रुपये का डिफरेंस तो एनसीडीएक्स से ले लिया हम्म। और 7,500 का आसपास के ट्रेडर को बेच दिया। तो हम्म। 7,500 ट्रेडर से मिला, 1,000 रुपये एनसीडीएक्स से मिले, यानी कि उनका कमोडिटी अभी भी 8,500 का सेल हुआ। जबकि जिस एफपीओ ने एनसीडीएक्स पे काम नहीं किया हुआ था उनको हम्म। अपनी कमोडिटी को 7,500 का बेचना पड़ा। हम्म। तो केवल रेट लॉक करने की वजह से ही उनको इतना 1,000 रुपये का प्रॉफिट तो वहीं पर डायरेक्टली मिल गया। ओ, ठीक। बढ़िया, बढ़िया। तो ऐसा मतलब ये जो तुम मुझे बता रहे हो कि एफपीओ क्यों नहीं करते, एफपीओ को समझ में नहीं आता अभी इतना, है ना? हाँ सर, मतलब इसके पीछे सर कई तरह के रीजन है। सबसे पहला तो ये है कि थोड़ा
इस चीज को कॉन्सेप्चुअली समझना एफपीओ के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। दूसरा ये कि अगर मान लीजिए वो समझते भी हैं या काम करना भी चाहते हैं तो डिलीवरी या इन दोनों मेथड से कर सकते हैं, और उसमें भी एनसीडीएक्स ये कह रहा है कि आप तो डिलीवरी दीजिए, आपके लिए तरह तरह के कॉस्ट जो भी खर्चे हैं वो हम उठा रहे हैं, तो आपको उसमें भी कोई चैलेंज नहीं आना चाहिए अगर आप सीधा वेयर हाउस वाला सिस्टम भी आजमाना चाहते हैं तो अगर एफपीओ को धीरे धीरे समझने लगे और प्राइसेस को, और ये भी रहता है कि वो प्राइस को लॉक करने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं कि किस रेट पे लॉक करें क्या करें, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर उनके सामने एक चैलेंज रहता है। अच्छा, जो रेवा रेवा वालों ने एक बार एनसीडीएक्स पर वो किया था तो उनको नुकसान क्यों हुआ था? सर उन्होंने क्या करा होगा ना, देखिए उस कंडीशन में जैसे मैंने बताया कि मार्केट में 3 लोग काम कर रहे हैं। पहले जो लोग हैं वो हैं आर्बिट्रेजर्स, दूसरे हैं हेजर्स, और तीसरे हैं स्पेकुलेटर्स। जैसे हमने अभी जो एग्जांपल में बात करी वो बात करी हेजर्स की। तो हेजर्स वो लोग हैं जिनके पास, जैसे हमने बोला कि मार्च में तो उनके पास वाकई में वास्तव में वो सोयाबीन आ चुका था, लेकिन मान लीजिए मार्च में उनके पास सोयाबीन नहीं होता, उन्होंने एनसीडीएक्स पे ट्रेड तो लगा दिया, लेकिन उनके पास तो सोयाबीन था ही नहीं या कपासिया कल नहीं थी, तो वो क्या हो जाएगा, उसको बोला जाएगा स्पेकुलेट करना। तो स्पेकुलेट करने का मतलब है कि उस एफपीओ ने ये सोचा था कि चलो ऐसा करते हैं, एनसीडीएक्स पर आज एक बोली लगाते हैं सोयाबीन को खरीदने के लिए या बेचने के लिए। मैं दोनों एग्जांपल आपको अभी आगे बताऊंगा, लेकिन मार्केट उनके अकॉर्डिंग नहीं गया। उस कंडीशन में जैसे मैंने बोला यहाँ पे, यही एग्जांपल को रेवा के लिए समझते हैं। जैसे रेवा ने मान लीजिए यही काम किया होता जो जिस ईयर उनको नुकसान हुआ था, तो 6,000 का रेट उन्होंने आज नवंबर के महीने में बैठे बैठे मार्च के लिए लॉक किया कि मैं तो अपनी सोयाबीन को सेल करूंगा 6,000 के भाव पर। अब मार्च का महीना आने पर एनसीडीएक्स का रेट आ गया 5,000 रुपए, तो 1,000 रुपए तो उनके अकाउंट में डायरेक्टली आ गए एनसीडीएक्स की वजह से, प्लस 1,000 रुपीज का उनको जो प्रॉफिट है ये इनके अकाउंट में पहुंच गया। लेकिन उनके पास कमोडिटी नहीं है, तो आसपास के ट्रेडर वगैरह को तो कुछ देंगे नहीं, यानी कि उनका जो टोटल प्रॉफिट है वो केवल 5,000 रुपए का है बस, क्योंकि उनके पास तो फसल ही नहीं है। ये बात हो रही है स्पेकुलेटर की, जब फसल ना हो किसी के पास, हाँ, तो 1,000 रुपए में क्या कर लेंगे? उनके उनके अकाउंट में आ गए, बस काम हो गया। लेकिन सर यहाँ पे ये भी कंडीशन हो सकती थी कि मार्च का महीना जाने पर किसी को नहीं पता है कि ये प्राइस जरूर 5,000 हो, मान लीजिए प्राइस हो जाता है 7,000 रुपए, तब क्या होगा, ये दूसरी कंडीशन आती है। जैसे हमने बोला कि आज 5 नवंबर को रेट हमने लॉक जब किया था तो एनसीडीएक्स का भाव चल रहा है 6,000। मार्च का महीना आने पर पहली कंडीशन तो ये है कि 5,000 का रेट आ सकता है, लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी तो है कि रेट 7,000 पहुंच जाए, क्योंकि मार्च तो आज तक किसी ने नहीं देखा है। तो वो तो बाहर तो निकल ही नहीं सकता, बाहर निकलेगा तो उसको नुकसान हो जाएगा। हाँ, इसीलिए उनको सर नुकसान हो गया। अब क्योंकि 6,000 का उन्होंने लॉक किया था, 7,000 का मार्केट हो गया, तो 1,000 रुपए का डिफरेंस उनको एनसीडीएक्स को देना पड़ा। तो यहीं पे अगर उनके पास फसल होती, वाकई में उनके पास मतलब एक्चुअल में फसल के ऊपर काम किया होता, तो वो क्या कर सकते थे इस कंडीशन में, अभी भी वो इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकते थे। मतलब 7,000 के भाव पर भी वो एनसीडीएक्स से मान लीजिए बाहर हो जाते, 1,000 रुपए तो उनके अकाउंट से माइनस हो गया था, लेकिन 7,000 की फसल वो किसको बेच देते, आसपास के व्यापारी को, तो क्योंकि उनके पास तो हाथ में फसल थी, तो 7,000 रुपए व्यापारी देता, लेकिन 1,000 रुपए उनके पास से माइनस हो गए थे, तो अभी भी उनको कितने रुपए मिल जाते, 6,000 रुपए। तो यानी कि उनको नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास उस टाइम फसल नहीं थी। तो अगर कोई बिना फसल के काम करे तो उसको प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन जिसके पास फसल है वो हमेशा उस प्राइस पर ही बना रहेगा। उसको प्रॉफिट मतलब एक तरह से प्लस भी नहीं होगा, माइनस भी नहीं होगा, और उसने 6 लॉक किया तो वो 6 पर ही बना रहेगा। लेकिन जिसके पास फसल नहीं है, होगा कि उसको जो लोग फसल देने के लिए तैयार हुए होंगे वो फसल दिए ही नहीं होंगे, उन्होंने भी आसपास देखा हो भाई यहाँ ज्यादा मिलता है ना। जी जी जी, या कई बार सर ऐसा भी होता है कि लोग मतलब स्पेकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे बहुत ज्यादा ये लग रहा है मार्केट में, जैसे मान लीजिए आज मैं मार्केट में बैठा हुआ हूँ, मैंने देखा कि यार सोयाबीन की कंडीशन, मैंने बहुत सारी ऐसी कुछ न्यूज सुनी कि कहीं पे ना ही अमेरिका में इस बार सोयाबीन का प्रोडक्शन आया है, ना ही अर्जेंटीना में कोई प्रोडक्शन आया है, और इंडिया का भी प्रोडक्शन खराब रहने वाला है, काफी बारिश हो गई है कटाई के टाइम पर। तो मेरा क्या प्रिडिक्शन है कि इस बार तो सोयाबीन की सप्लाई मार्केट में है ही नहीं, यानी कि इस बार तो मार्केट बहुत ज्यादा ऊंचा रहेगा। तो मैंने इस मार्केट में हिस्सा ले लिया। मैं ना ही किसान हूँ, ना ही मैं ट्रेडर हूँ, लेकिन मेरे को मार्केट तो सबके लिए ओपन है, मार्केट किसी को मना नहीं करता है कि आप मत काम कीजिए, लेकिन मैंने क्या किया, एक स्पेकुलेट किया कि मार्केट में इस बार सोयाबीन का भाव जरूर बढ़ेगा। तो मैंने आज सोयाबीन एनसीडीएक्स पर खरीदने के लिए बोली लगा ली, मान लीजिए 8,000 रुपए की,
और मैं ये सोच के चल रहा था कि 1 डेढ़ महीने बाद तो शायद ये भाव कितने का हो जाएगा, 9,000 रुपए। तो मुझे 1,000 रुपए का फायदा, जैसे मैंने आज 8,000 का, जैसे वो मैंने अभी आपको बात करी थी ना जमीन वाली, कि मैंने एक जमीन खरीदी 8,000 रुपए में, मैं ये सोचता था कि शायद 1 महीने बाद जब इसका भाव बढ़ेगा तो बेच दूंगा। तो 8 की जमीन जब 9 की हुई तो मैंने बेच दी। तो सोयाबीन मैंने 8 का खरीदा एनसीडीएक्स पर, ऑनलाइन लिया, मतलब मेरे पास कुछ फसल मैंने मंगवाई नहीं, केवल ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है। उसी ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट को जब 9,000 की वैल्यू पहुंची उस कॉन्ट्रैक्ट की, तो मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को बेच दिया, तो 1,000 रुपए का मुझे प्रॉफिट मिल गया। तो ये स्पेकुलेशन है। लेकिन मान लीजिए मेरा जो प्रिडिक्शन था या जो मैंने मार्केट को समझा था वो गलत समझ लिया था, या मान लीजिए प्रोडक्शन अच्छा आ जाता है, जो ये मैंने खबरें सुनी थी इसकी बावजूद भी मार्केट में जो पिछले साल का स्टॉक था वो काफी अच्छा बचा होता है, सप्लाई बराबर बने रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती है मार्केट में। तो उस कंडीशन में मान लीजिए मार्केट 7,000 आ जाता है, तो इस कंडीशन में मुझे 1,000 रुपए का लॉस हो जाएगा। तो मार्केट में लोग स्पेकुलेट भी करते हैं, तो हो सकता है कि उनके पास या तो किसानों से फसल ना मिली हो, या ये भी हो सकता है कि उन लोग को मार्केट की ऐसी कंडीशन लग रही हो कि शायद हम स्पेकुलेट करेंगे तो कुछ रुपए का प्रॉफिट हमको मिल सकता है। तो वो स्पेकुलेशन की वजह से वहां पर शायद उनको इस वजह से लॉस हो गया हो। तो कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन में उनको कभी प्रॉफिट भी मिला होगा, लेकिन कई बार स्पेकुलेशन में उनको लॉस भी हुआ हो सकता है। और अगर हेजिंग करी होती तो वो तो उस प्राइस पे सिक्योर्ड रहते हैं हमेशा। तो तुम एक मिनट जी तो तुम अपने क्लाइंट्स को समझाते नहीं हो ये सब चीजें? हाँ सर, बिल्कुल बताते हैं ना कि आपको तीनों तरह से काम करने की इच्छा है, लेकिन काम जो मुख्य है किसी को भी क्या करना है, हेजिंग करनी है। खासकर यहाँ पर हम स्पेसिफिकली जो एफपीओ को भी सिखाते हैं तो वो उनको यही सिखाते हैं। जो मेरी ये जो मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ, ये स्लाइड एफपीओ के लिए है। जो भी हम डिलीवर करते हैं, या आपने भी जैसे प्रोग्राम में देखा होगा, तो यही हमारी स्लाइड रहती है। तो उसमें केवल हम उनको ये हेजिंग ही बताते हैं कि आपको काम करना है जब आपके पास एक्चुअल में फसल भविष्य में आने वाली हो, या आपके पास फसल अभी रखी हुई हो और आप काम करना चाहते हैं, तो आप हेज करके चलें, आप अपने प्राइस को लॉक करके चलें, ताकि मार्केट के फ्लक्चुएशन से आपको कुछ लेना देना ना हो। बस आपने तो जो रेट लॉक किया वो सिंपली आपको मिल जाए। जी सही बात। और एफपीओ को भी मान लो, एफपीओ को मतलब कहाँ से मिलता है? एफपीओ को अपने मेंबर से मिलता है, तो केवल हाँ उन्हीं बिल्कुल मेंबर, सर, मान लो उनके पास मान लो 100 मेंबर हैं, जी लेकिन उनको पता है भाई 100 मेंबर में से मतलब मान लो उनको 100 मेंबर्स ने कहा भाई हम आपको दे देंगे 100 कुंटल, हर एक आदमी एक एक कुंटल देने के लिए तैयार है, लेकिन जी वो यहाँ पर हेजिंग में जाए तो केवल 50 में ही जाए, सो दैट कि उनका कम से कम उनका 50 तो आ ही जाएगा ना। हाँ सर, मतलब ये है कि वो मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम को ना लेकर एक ऐसा लेके चलें कि जो सर्टेन है उनके पास कि इतना तो आ ही जाना है। मतलब अगर एफपीओ के पास टोटल 500 टन हर बार सोयाबीन इकट्ठा होता है, तो ये नहीं कि पूरा का पूरा 500 टन वो हेजिंग में लगा दें। कम से कम 200 300 250 टन 50% 60% आप हेजिंग में लगाइए, बाकी उसको रोक के रखिए। फिर जब आपके पास और मटेरियल आता है तो आप फिर से हेजिंग कर लीजिए। तो ऐसा तो है नहीं कि आपने आज अगर 5 नवंबर को लिया तो आप कल हेजिंग नहीं कर सकते हैं। आप रोज हेजिंग कीजिए। आप नए नए, जैसे आज 50 टन पे आज कर लिया, फिर 6 नवंबर को अगले 50 टन पर कर लिया, 7 नवंबर को अगले 50 टन पर कर लिया। तो जैसे जैसे आपको सर्टेनिटी मिलती रहे तो आप अलग अलग रेट पर अपना लॉक करते रहिए रेट। तो आपको ये जो माल मिलने वाली प्रॉब्लम है, इसमें से इस समस्या से आप उबर सकें। तो जैसे सर एक भी हमने एग्जांपल में बात करी थी, तो इस एग्जांपल को मैं एक बार और रिपीट करना चाहूंगा ताकि उसको हम और क्लियर कर लें। तो जैसे मान लीजिए अगर हम इसको धनिया से ही समझते हैं, तो आज ये जैसे कल की स्लाइड है, तो 4 नवंबर को एक एफपीओ ने देखा कि एनसीडीएक्स पर धनिया का क्या रेट चल रहा है नवंबर में बेचने के लिए। अब नवंबर में वो 5 नवंबर को भी बेच सकते हैं, 6 को भी बेच सकते हैं, 20 नवंबर को भी बेच सकते हैं। तो उन्होंने मान लीजिए रेट देखा कि अभी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमको प्रोक्योरमेंट करने में 7-8 दिन लगेंगे, 7-8 दिन बाद हमको बेचना है। लेकिन उनको ये डर लग रहा था कि इस लोकल मार्केट में बेचेंगे तो ऐसा ना हो कि 7-8 दिन बाद ये रेट 10,000 का पहुंच जाए। जैसे कई बार एफपीओ के साथ होता भी है। जैसे एक रीवा का एक एफपीओ, उन्होंने क्या करा, जो रीवा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे विंध्याचल नाम से एफपीओ है, उन्होंने उनको प्रोक्योर तो किया 2100 के भाव पर, और उन्होंने उसको स्टोर करके रखा कि बढ़ेगा 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 मार्केट में भाव, लेकिन वो मार्केट में भाव ऊपर गया ही नहीं। 6-7 महीने का टाइम हो गया, मार्केट 1900 1950 ऐसे ही चलता रहा। उनको भी बेचने की आवश्यकता थी, क्योंकि वो गेहूं धीरे धीरे खराब होने लगा था, और उनको अपने जो पेमेंट वगैरह कंडीशन थी उनको भी पूरा करना था। तो उनको वो गेहूं को 1950 में फाइनली बेचना पड़ा। तो 2100 का लिया हुआ गेहूं उनको 1950 में फिर बेचना पड़ा, तो उनको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन यही अगर वो क्या करते, एनसीडीएक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर हेजिंग कर लेते, तो क्या था, उन्होंने 2100 का किसानों से लिया, और एनसीडीएक्स पर क्या कर सकते थे, जिस दिन भाव 2100 से थोड़ा भी ऊपर दिख रहा है या ठीक ठाक लग रहा है, तो उस दिन ही लॉक कर देते।
जैसे 2150 भी अगर वो लॉक करते आगे के 3 महीने के लिए, तो आराम से 3 महीने बाद भी वो देते, तो एनसीडीएक्स पे 2150 का ही बिकता, भले ही मार्केट में रेट 1900 1800 या कुछ भी हो। तो ऐसी कंडीशन में भी एफपीओ अपने रिस्क का बचाव कर सकते हैं। बराबर बराबर। तो जैसे इस कंडीशन में एफपीओ ने धनिया का रेट देखा कि 12,000 है, तो उन्होंने 4 नवंबर को 12,000 का रेट लॉक कर दिया। अब नवंबर में 15 नवंबर को देखते हैं कि क्या कंडीशन हो सकती है। मान लीजिए 15 नवंबर को जब उन्होंने अपने किसानों से धनिया इकट्ठा किया, उस दिन एनसीडीएक्स का भाव आ जाता है 11,000 रुपए, क्योंकि मार्केट तो रोज चल रहा है ऊपर नीचे, उस दिन मार्केट नीचे गिर के 11,000 का रह जाता है। अब वो यहाँ पर जैसे मैंने बताया 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो जो सबसे सिंपल है कि आप अपनी फसल लें और वेयर हाउस चले जाएं, तो उन्होंने ये भी रास्ता अपना सकते थे कि सीधा फसल किसानों से इकट्ठा करी, एनसीडीएक्स के वेयर हाउस में गए, फसल जमा करी और उनको ये 12,000 का रेट वेयर हाउस के जरिए मिल गया, जो कि उन्होंने शुरू में लॉक किया था। या दूसरा रास्ता, मान लीजिए उनको लगता है वेयर हाउस दूर है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा आएगी, या किसी भी कारण से वो नहीं देना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, दूसरे रास्ते में स्क्वायर ऑफ करेंगे। स्क्वायर ऑफ करने का मतलब है निकल गए तो कि 1,000 रुपए का उन्हें निकल जाएंगे जी। तो 11,000 रुपए वो देखेंगे कि आसपास ट्रेडर दे रहा है, तो उन्होंने 11,000 की फसल तो ट्रेडर को दे दी और 1,000 रुपए का जो डिफरेंस है वो एनसीडीएक्स से ले लिया। तो 11,000 ट्रेडर से मिला, 1,000 रुपए एनसीडीएक्स से मिला और 12,000 की फसल अभी भी उनकी बिकी लोकल मार्केट में काम करने के बाद। तो दोनों तरीके से उनके पास। अब ये भी कंडीशन हो सकती है 15 नवंबर, क्योंकि फ्यूचर की बात है, फ्यूचर का प्राइस किसी को नहीं पता है अभी से क्या हो सकता है। फ्यूचर में जैसे हमने बोला कि एक ये कंडीशन हो सकती है कि 11,000 हो जाए, लेकिन एक ये कंडीशन भी हो सकती है कि रेट 13,000 हो जाए। तो इस कंडीशन में 1,000 रुपए का डिफरेंस उनको क्या करना पड़ेगा, एनसीडीएक्स पर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी दोनों रास्ते हैं कि या तो वो वेयर हाउस में चले जाए सिंपली और 12,000 का वेयर हाउस से उनको मिल जाए रेट, जो कि उन्होंने शुरू में लॉक किया था, या दूसरा तरीका कि वो एनसीडीएक्स के वेयर हाउस में ना जाए, अपने आसपास का ट्रेडर देखें। हालांकि उनके आसपास का ट्रेडर उनको 13,000 दे रहा है, लेकिन 1,000 रुपए उनको क्या करना पड़ रहा है, एनसीडीएक्स को देना पड़ रहा है, एनसीडीएक्स के पास जमा करना पड़ रहा है। तो 13,000 रुपए व्यापारी से मिले, लेकिन 1,000 रुपए एनसीडीएक्स को देने पड़े, तो उनकी फसल अभी भी 12,000 की बिक्री। तो हमने देखा कि भले ही मार्केट नीचे जाए या भले ही मार्केट ऊपर जाए, हमने तो जो रेट 12 का लॉक कर दिया था, तो 12 हमें मिल गया। तो इसको हेजिंग बोला जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर किसी के पास फसल ये नहीं होती है, तो वो तो किसी ट्रेडर वगैरह को नहीं दे सकता है, तो उसको प्रॉफिट भी हो सकता है। मार्केट नीचे गया तो उसको 1,000 रुपए का प्रॉफिट मिल गया, लेकिन मार्केट ऊपर चला गया तो उसको 1,000 रुपए का लॉस हो गया। तो ये दोनों कंडीशन उनके सामने रहती है। और ये जो सर हम ये जो बात कर रहे हैं 1,000 रुपए कैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, ये एक्चुअल में एनसीडीएक्स भी ये 1,000 रुपए अपने अकाउंट से नहीं दे रहा है, या 1,000 रुपए लेके एफपीओ के अपने पास नहीं रख रहा है। वो 1,000 रुपए वो सामने वाला जो बायर था उससे लेके एफपीओ को दे रहा है, या जब आपको नुकसान हो रहा है तो वो लेके उस बायर को दे दे रहा है। तो एनसीडीएक्स बस बीच में फैसिलिटेटर है, वो इस प्रॉफिट को इस्तेमाल अपने लिए नहीं कर रहा है, या आपका नुकसान अपने से नहीं उठा रहा है। लेकिन फिर इसमें एनसीडीएक्स अपना खर्चा कैसे निकालता है? एनसीडीएक्स का सर बीच में एक चार्जेस होता है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन फीस। तो एक्सचेंज जैसे आपने जो भी, जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए 1,00,000 रुपए का काम किया किसी एफपीओ ने, कि 1,00,000 रुपए का सोयाबीन या धनिया या जो भी फसल है वो बेची, तो एक्सचेंज कहता है कि अगर हमारे प्लेटफॉर्म पर आप काम करते हैं तो इस कंडीशन में हमारी कुछ फीस है। तो 1,00,000 रुपए के ऊपर जैसे 5 से 6 रुपए फीस एनसीडीएक्स की रहती है। जो जिस ब्रोकर के साथ आप काम कर रहे हैं उसकी अपनी कुछ फीस रहती है, तो 5-10 रुपए करीब पर लाख के ऊपर उनकी भी फीस रहती है। तो इस तरह से ये पैसे आपने एनसीडीएक्स को दे दिए। ओके। तो ये एक्सचेंज का प्रॉफिट है, उसमें भी मतलब एक्सचेंज जिस ब्रोकर से मैंने पहले रजिस्ट्रेशन कराया था उसी की फीस में हम एनसीडीएक्स की भी फीस दे देते हैं। जी, और वो एक्सचेंज उस ब्रोकर के थ्रू वो अपनी फीस ले लेता है फिर। ओके। और इसमें भी है कि अगर एनसीडीएक्स बोलता है कि कोई एफपीओ वेयरहाउस वाले सिस्टम से काम कर रहा है केवल एफपीओ के लिए, तो एनसीडीएक्स ये फीस को भी शुरुआत में लगती है, लेकिन पूरा का पूरा रिइंबर्समेंट इस पे भी दे दिया जाता है। तो जितने भी टन में या जितने भी लाख के लिए आपने काम किया उसके ऊपर जो भी आपके ट्रांजेक्शन चार्जेस लगे हैं वो भी एनसीडीएक्स की तरफ से 100% रिइंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, बढ़िया है। तो ये था सर अभी तक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो हमने बात करी अभी पिछली स्लाइड में कि 1,000 रुपए कैसे आए या कैसे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा उस पर एक स्लाइड है ये। जैसे आज 5 नवंबर को एफपीओ ने 12,000 रुपए का पोजीशन बनाई हुई थी, अभी बेचा नहीं था फसल को, सोयाबीन को या धनिया की फसल को, केवल पोजीशन बनाई हुई है। तो यहाँ पे जैसे हमने कोरिएंडर की बात करी, धनिया की बात करी है, तो 5 नवंबर को 12,000 में वो
बोल रहे हैं कि हम सेल करेंगे, तो उनकी एक मार्केट में पोजीशन बनी हुई है सेल करने की। अब कल के दिन, अब कल क्योंकि संडे है, आज भी वैसे तो मार्केट बंद रहता है, 7 नवंबर को जब मार्केट खुला तो शाम को 5 बजे मार्केट बंद होता है। सुबह 9 से लेके शाम को 5 बजे तक, सोमवार से लेके शुक्रवार तक एनसीडीएक्स का मार्केट काम करता है। तो शाम को जब 5 बजे मार्केट बंद हुआ तो उस दिन जैसे मैंने बोला, मार्केट तो रोज ऊपर नीचे चलता रहता है मार्केट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ऐसा भी हो सकता है रोज ऊपर ही ऊपर चले, ऐसा भी हो सकता है रोज नीचे जाए, ऐसा भी हो सकता है कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहे। तो एक कंडीशन मान के चलते हैं कि 7 नवंबर को मार्केट जब बंद होता है तो वो होता है 11,900 रुपए पर। 5 नवंबर को रेट था 12,000, लेकिन 7 नवंबर को यही रेट 100 रुपए नीचे चला गया। तो जब आपकी शुरुआत में सेल पोजीशन है और मार्केट नीचे जाता रहेगा तो उतना प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा आपके अकाउंट में, यानी कि पैसा आता रहेगा। तो यानी कि 7 नवंबर को डायरेक्टली मेरे पास, मेरे अकाउंट में 100 रुपए तो आ चुके हैं, क्योंकि मार्केट 100 रुपए अभी नीचे गिर गया। अगर मैं चाहूं तो मैं इसी दिन मार्केट से बाहर निकल सकता हूं। मान लीजिए 7 नवंबर मैंने आज बुआई करी थी, आज ही एनसीडीएक्स पे पोजीशन बनाई, लेकिन अगले 2-3 दिन में बहुत ज्यादा बारिश हो गई। ये पोजीशन बनाने का मतलब क्या हुआ? सॉरी सर, पोजीशन बनाने का मतलब क्या हुआ? पोजीशन बनाना मतलब जब मैंने अपने ब्रोकर को बोला कि मुझे एनसीडीएक्स पर बेचना है, तो इसको बोला जा रहा है पोजीशन बनाना। नहीं तो बेचना है, ब्रोकर को हाँ बेचना है, बेचना है, ऐसा है क्या? सॉरी सर, क्या बेचना है? बेचना है जो आप बोल रहे हो कि मैंने मान लो अपने ब्रोकर को कहा कि मुझे अपना सोयाबीन बेचना है, तो ये बेचना है मतलब फ्यूचर वाले बात बोल रहे हो या आज फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट वाली बात सर, फ्यूचर्स वाली बात। तो फ्यूचर हाँ, कॉन्ट्रैक्ट वाली बात जो होती है वो तो हम ये बात करते हैं ना कि मतलब मान लो हमने अभी पहले बात की थी कि मार्च में 6,000 में बेचना चाह रहे हैं, तो हम ऐसी बात करते हैं। ये मार्च में 12,000 में बेचना चाह रहे हैं, ये क्या मार्च में हम मान लो 13,000, क्योंकि अभी आज की तारीख में 12,000 है तो 13,000 मान लो बात करते हैं जी, ठीक है। तो अब ये ये जो 12,000 का रेट है, ये जो 12,000 का रेट है, ये रेट है मार्च महीने का रेट। अच्छा, हाँ, अगर कोई एफपीओ मार्च के महीने में अपनी धनिया को बेचना चाहता है तो आज अभी से एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पर क्या रेट दिख रहा है, तो मार्च महीने का रेट दिख रहा है 12,000 रुपए। हाँ। तो आज से ही आपने अपने ब्रोकर को फोन मिला के बोला कि सर ये तो 12,000 का रेट काफी अच्छा है, मेरी एक मतलब मैं बेचना चाह रहा हूँ, तो ऐसा करो कि मेरे से मार्जिन जो भी पैसे 11% आप रख लो, लेकिन मेरी भी एक एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पर बोली लगाओ। तो उन्होंने आपकी एक बोली लगाई 12,000 की, सामने एक खरीदार भी आ गया मान लीजिए 12,000 का। तो अब यानी कि आप हिस्सा ले चुके हैं कि मैं मार्च का जब महीना आएगा तो एनसीडीएक्स पर अपना सोयाबीन या जो भी फसल है वो जमा करूंगा। तो इसको बोला जा रहा है पोजीशन बनाना, कि आपका सौदा हो गया, अब आप इस मार्केट में एक हिस्सेदार बन चुके हैं, आप भी इस मार्केट में काम कर रहे हैं। अब क्योंकि मार्केट तो रोज ऊपर नीचे मूव कर रहा है, 7 नवंबर को मान लीजिए मार्केट हो जाता है 11,900 रुपए, यानी कि एनसीडीएक्स का शाम को जब मार्केट बंद होता है तो पूरे दिन भर का एक प्राइस निकाला जाता है। तो उस प्राइस को बोला जाता है कि उस पूरे दिन का एक क्या प्राइस है, तो उस पूरे दिन का क्या प्राइस आया 11,900 रुपए, इसको क्लोजिंग प्राइस बोला जाता है। तो ये क्लोजिंग प्राइस क्योंकि पिछले दिन के प्राइस से कितना रुपए नीचे है, 100 रुपए नीचे है, तो 100 रुपए मेरे अकाउंट में एनसीडीएक्स के जरिए डाल दिए जाएंगे। क्यों डाल दिए जाएंगे? आज तो मैं बाहर नहीं हो रहा हूँ ना। हाँ, मतलब ये आपकी ये काम सर रोज चलता है, ये काम रोज इसीलिए चल रहा है ताकि किसी भी तरह का डिफॉल्ट ना हो सके। मान लीजिए ये आपके अगेंस्ट पोजीशन जाती है, जैसे मान लीजिए ये तो ठीक है कि अभी आपके पास 100 रुपए आ रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन होती है कि 100 रुपए आपके पास से माइनस हो रहे होते हैं, और ये रोज काम चलता रहता है माइनस 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 का ही, मतलब हर दिन 100 200 100 200 100 200 का नुकसान चल रहा है। तो ये जो पेमेंट है ये डायरेक्टली आप रोज के रोज जमा करते रहें, किसी भी तरह का कोई डिफॉल्ट ना हो सके, उसके लिए ये अकाउंट में आने जाने का काम रोज हो रहा है। हालांकि उस पैसे को आप तब तक नहीं निकाल सकते हैं जब तक आप इस पोजीशन से बाहर नहीं हो जाते हैं, जो आपने बात बोली कि मैं तो अभी बाहर नहीं हो रहा हूँ, तो इस पैसे का इस्तेमाल आप अभी नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आप बोल देंगे कि सर मैं बाहर हो रहा हूँ, तब ये पैसा आपके लिए यूजेबल हो जाएगा। केवल आपके अकाउंट में दिखेगा प्लस, लेकिन वो यूज तब तक नहीं हो सकता जब तक आप एक्चुअल में ना बोल दें कि मैं बाहर हो रहा हूँ। तो ये डिफॉल्ट को बचाने के लिए रोज ही मतलब पैसे का ट्रांजेक्शन किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से आप एक एफपीओ है, मैं खरीदने वाली पार्टी हूँ। अब जैसे ये 11,900 हुआ तो यानी कि आपके अकाउंट में तो प्लस 100 दिखा रहा है, यानी कि मेरे अकाउंट से माइनस 100 दिखा होगा। अगर इसी चार्ट का ये चार्ट जो स्क्रीन पे है ये आपके लिए एज ए एफपीओ के लिए चार्ट है, ऐसी ये चार्ट मेरे पास भी अपना एक अलग चल रहा होगा। तो जब आपके पास 100 हो रहा है तो यानी कि वो मेरे पास माइनस 100 हो रहा है।
तो वो -100 जो मेरे ₹100 हैं वो लेके एफपीओ के पास दिए जा रहे हैं। तो ये अब मान लीजिए मैं ₹100 अपने अकाउंट में डालूंगा ही नहीं, तो ये एक्सचेंज कैसे लाके ये एफपीओ को देगा? तो एक्सचेंज कहता है कि रोज का काम आप रोज कीजिए, जो फायदा हो रहा है आपके अकाउंट में हम रोज भेजेंगे, जो नुकसान हो रहा है आप भी अपने अकाउंट में रोज डालिए। तो ये आपके अकाउंट में ₹100 एक्सचेंज की तरफ से आ चुका है। अब आपको लगता है, जैसे मैंने बोला कि फसल का नुकसान हो गया अगले 2 से 3 दिन में और किसी कारण से आपको लगता है कि अब तो हम काम नहीं कर पाएंगे, मैं ऐसा करता हूँ अभी बाहर हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे को तो लगता ही नहीं कि फसल आएगी इस बार, खेत खाली छोड़ना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, 11,900 पर ब्रोकर को फोन मिलाएंगे, कहेंगे सर मेरे को बाहर निकाल दो। तो वो 11,900 पे आपकी पोजीशन काट देगा, ₹100 आपके अकाउंट में आ जाएंगे, बस आप इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो चुके हैं। ओके ओके ओके, ठीक है, समझ गया। और अब मान लीजिए आप कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं होते हैं, आप तो कहते हैं हमें तो चलो आगे बढ़ना है, तो आप इसी तरह से फिर आगे बढ़ेंगे। अगले दिन मान लीजिए 8 नवंबर को रेट हो जाता है ₹12,000। अब क्योंकि पिछले दिन के कंपैरिजन से मार्केट वापस ₹100 ऊपर आ चुका है, तो आपके अकाउंट से ₹100 क्या होगा, माइनस होगा। जब भी रेट नीचे जाएगा तो आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, और जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो आपके अकाउंट से पैसा माइनस हो रहा है। तो ये काम रोज चलता रहेगा, जितना भी पिछले दिन के मार्केट से रेफरेंस आते रह रहा है। और इसके बेसिस पे मान लीजिए आप 11,600 के दिन पे सेटलमेंट करना चाहते हैं कि सर मैं तो अब 1 मार्च को इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल रहा हूँ, मैं ऐसा करूंगा कि आपके वेयर हाउस में ले जाना तो दूरी मेरे को ज्यादा पड़ रही है। जैसे एनसीडीएक्स का धनिया का वेयर हाउस देखें तो वो कोटा या रामगंज मंडी है। मान लीजिए कोई एफपीओ है जो कि यहाँ पर है देवास में, जिनके पास धनिया इकट्ठा है, तो उन्होंने कहा कि सर मैं कहाँ कोटा और रामगंज मंडी लेकर जाऊँ, मुझे तो ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा, मुझे तो आसपास का ट्रेडर ही 11,600 रुपए दे रहा है, तो मैं 11,600 में अपनी एनसीडीएक्स की पोजीशन काट दूंगा, इस पोजीशन से बाहर हो जाऊंगा। मतलब मैं ब्रोकर को फोन मिलाऊंगा और बोलूंगा कि सर 11,600 में मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल दो। तो उसने क्या करा, 11,600 में आपको इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल दिया। तो आपके पास टोटल कितने रुपए आए, पहले दिन 100 हुए थे, अगले दिन -100 हुए थे, फिर 300 प्लस हुए थे, फिर -200 हुए थे, फिर प्लस 300 हुए थे। तो आप इसको ओवरऑल अगर देखेंगे तो यानी कि आपके पास टोटल अभी एनसीडीएक्स की तरफ से प्लस 400 रुपए हो चुके हैं, और 11,600 का आपने आसपास के ट्रेडर को बेच दिया है। तो यानी कि अभी भी आपका धनिया कितने रुपए का बिका, ओवरऑल इफेक्टिव प्राइस देखें तो 12,000 रुपए। 11,600 का ट्रेडर से मिल गया, 400 रुपए मुझे एनसीडीएक्स से मिल गए, तो यानी कि मेरा धनिया अभी भी 12,000 रुपए का बिक गया। और जिसको लगता है कि मैं तो सक्षम हूँ, वेयर हाउस में दे सकता हूँ, जैसे गुना का कोई एफपीओ है या नीमच का कोई एफपीओ जिनके पास में ही रामगंज मंडी या कोटा है जो कि दे सकते हैं, तो वो सीधा का सीधा वेयर हाउस में पहुंच गए, फसल को जमा किया और 12,000 रुपए वेयर हाउस से लेकर इस तरह से आ गए। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस काम करता है। जी, बढ़िया, थैंक यू यार, थैंक यू, बहुत प्यारा समझाया। तो ये सर है, ये अभी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर की बात। ओके ओके ओके। तो जैसे हमने बोला था कि लोकल, जैसे मैं अगर लोकल मार्केट में काम करना चाहूँ तो या तो मैं मंडी में काम करता हूँ, या मैं किसी ट्रेडर को देता हूँ, या मैं किसी प्लांट वगैरह में दे देता हूँ अपनी कमोडिटी को। तो जैसे लोकल मार्केट में काम करने के 3, 4, 5 तरीके हैं, आमतौर पर ये 3 ब्रॉड तरीके हैं। तो उसी तरह से एनसीडीएक्स में भी काम करने के 2 मेजर तरीके हैं। एक तरीका जिसकी हमने अभी तक की स्लाइड तक बात करी, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा तरीका है ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। जैसे लोकल मार्केट में मंडी में कोई अगर काम करना चाहे तो वहाँ बिल्कुल अलग तरह से काम होता है। व्यापारी आते हैं, फसल को उठाते हैं, देखते हैं, बोली लगाते हैं। लेकिन ट्रेडर के साथ काम करना चाहूँ तो ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लांट में काम करना चाहूँ तो वहाँ अलग तरीके से काम होता है। तो वैसे एनसीडीएक्स में जब आप काम करते हैं तो फ्यूचर्स मार्केट में अलग तरह से, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अलग तरह से काम होता है, और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अलग तरह से काम होता है। तो जो अगली स्लाइड है वो है ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, कि ऑप्शंस में कोई काम अगर करना चाहे तो कैसे करेगा।